पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में तो सुन रहे थे दोस्तों, इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो नतीजे कल तो आ ही गए और कल से उनका विश्लेषण भी शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ये बातें मैं आपके सामने रख रहा था, शायद मेरी आवाज ठीक नहीं जा रही थी। अगर अभी भी आवाज ठीक नहीं हो तो जरूर आप लिखिए। और आप जानते हैं कि अगले 150 दिनों तक ये विश्लेषण चलता रहेगा। और 150 दिनों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले 150 दिनों में ही लोकसभा के चुनाव हैं, यानी चुनावी खुमारी अभी खत्म नहीं हुई है, ये चलती रहेगी। और आज संसद का शीतकालीन सत्र अब शुरू हो चुका है और पहले ही दिन इस खुमारी की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, और वो कहें तो जब मीडिया से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने अपनी बात रखी और पूरा का पूरा उन्होंने जो बातें रखी हैं ये अभी आप सुन रहे थे। तो पीएम की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के लिहाज से सोचें तो ये बड़ा अजीब सा बयान है दोस्तों। ठीक है कि बीजेपी ने 5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल की और कांग्रेस केवल 1 पर ही जीत पाई है। मिजोरम से कांग्रेस को जो उम्मीदें थीं वो भी पूरी नहीं हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि संसद के सामने खड़े होकर हार जीत को लेकर पीएम बयान दें। उन्हें जो कहना था वो कल बीजेपी कार्यालय में उन्होंने कह दिया है और आने वाले कई कार्यक्रमों में वो इस जीत को भुनाते हुए रहेंगे, आप इसको देखेंगे। उनकी जीत पर खुशी जायज है और कांग्रेस की निराशा भी स्वाभाविक ही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस की निराशा को नाराजगी कहा जाए। संसद के भीतर सत्ता पक्ष की जिन नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाने पड़ेंगे, कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल उन्हें उठाएंगे ही। इसका यह मतलब नहीं है कि पीएम सवाल उठाने को विपक्ष की नाराजगी कहें। आज सदन के भीतर जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने खड़े होकर जीत के लिए खुशी दिखाई, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा दृश्य नहीं था, क्योंकि संसद में पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है और चुनाव केवल 5 राज्यों में थे। ये 5 राज्य पूरा देश नहीं है, अभी भी कई राज्य हैं जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। पीएम मोदी केवल बीजेपी की जीत पर संसद में खुशी मनाएंगे तो यह बात उनकी कुर्सी के लिए ही ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह वो अपने आप को केवल बीजेपी का पीएम दिखाएंगे, जबकि उनके परिवारजन ही वो कहते हैं। देशवासियों अब कहना उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए कह रहा हूं कि जबकि उनके परिवारजनों में देश के तमाम 140 करोड़ लोग शामिल हैं, उन सबकी भलाई की जिम्मेदारी पीएम पर है, चाहे वो उनके समर्थक हों या विरोधी हों। बीजेपी जब जब अपनी जीत पर खुश होती है तब तब उसे अपनी ये महती जिम्मेदारी भी याद होनी चाहिए। विपक्ष यानी कांग्रेस और बाकी दल इसी जिम्मेदारी की याद बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिलाते रहते हैं। वैसे अभी कांग्रेस की हार के बाद गठबंधन पर भी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से खासकर 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, वहां कांग्रेस जीत नहीं पाई और उसके बाद जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। यह सही है कि कांग्रेस अगर जीतती तो इंडिया का मनोबल ऊंचा उठता, लेकिन इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि इंडिया के घटक दलों जैसे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा।
कांग्रेस समेत सभी दलों को अब इस सवाल पर विचार करना होगा कि लोकसभा में साथ और विधानसभा में अलग का फॉर्मूला उनके लिए कितना घातक और बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, ये तमाम नेता, इंडिया के जो तमाम नेताओं को अब विचार करना होगा कि आगे की रणनीति क्या है, कि आखिर ये सारे दल मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार कैसे होंगे और ये तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो क्या यह तैयारी केवल बैठकों तक सीमित रहेगी या इसका जमीन पर कोई असर नजर आएगा, यह भी सवाल है। तो कई सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगले 150 दिनों तक क्या कुछ होने जा रहा है। नतीजों के बाद सियासत तो जोरदार है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इसी की चर्चा हम कर रहे हैं और न्यूज पॉइंट में और भी जानेंगे कि क्या होगा इंडिया का अगला कदम, कांग्रेस किस तरह की भूमिका में अब दिखेगी, और सबसे अहम सवाल कि क्या विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी के लिए 2024 की जीत आसान होगी या पिछली बार की तरह विधानसभा चुनाव से उलट नतीजे जो हैं वो लोकसभा में दिखेंगे, यानी कांग्रेस छोटा मैच हारकर बड़े मैच में विजेता बनेगी। अभी आप देखिए, वर्ल्ड कप हुआ, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वर्ल्ड कप के फाइनल क्या सेमीफाइनल में पहुंचने के काबिल नहीं थी, लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंचती है। उसके बाद न सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचती है बल्कि लगातार 10 मैचों में जीतने वाली इंडिया को हराकर वो विश्व कप विजेता बन जाती है। क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 2024 में यही करने वाले हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने खोजने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। विजय शंकर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, शकील जी आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, संजय जी आपका स्वागत है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दीपक जी आपका स्वागत। और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव की खुमारी तो उतर चुकी है, रिजल्ट अब सामने है, यानी नतीजे आ चुके हैं। अलग अलग दल और खासकर 3 राज्यों में जहां बीजेपी अब सरकार पर काबिज होने जा रही है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उधर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना में केसीआर से सरकार छीन चुकी है और कांग्रेस के बल्ले बल्ले तेलंगाना में है। और वहीं से एक दरवाजा दक्षिण का खुल चुका है कांग्रेस के लिए, और दक्षिण में कांग्रेस के लिए 2024 आसान होता भी दिखाई दे सकता है अगर कांग्रेस धरातल पर इसी मजबूती के साथ जैसे अभी कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना में चुनाव लड़ी है। लेकिन जब हम हिंदी पट्टी में आते हैं तो वहां की परिस्थितियां क्यों बदल जाती हैं, इस पर भी चर्चा पिछले 2 दिनों से हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज चर्चा में कुछ और चीजें जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान, जो शुरुआत में आप सुन रहे थे, संसद भवन के ठीक बाहर जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने सीधा हमला विपक्षी दलों पर क्यों किया। जो बातें वो अंदर खुद नहीं मानते हैं, उन बातों को मीडिया के सामने आकर इस ढंग से कहते हैं कि विपक्ष जो है उसमें उनकी मदद नहीं करता है। जैसे सदन के अंदर कोई बिल लाया जाता है, उस बिल पर कितनी चर्चा हो पाती है। मोदी जी कह रहे हैं कि सदन के अंदर बिल पर चर्चा हो और विपक्ष इसमें साथ दे। विपक्ष का कैसा साथ मोदी जी चाहते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। हमारे साथी शकील अख्तर जी वहीं से लौट के आ रहे हैं, सदन से ही लौट के आ रहे हैं। आपसे भी समझना चाहता हूं कि मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात और उसके अलावा जो पिक्चर अभी बाकी है, सियासत जोरदार चल रही है, उस पर भी आपकी बात सुनना चाहता हूं। उससे पहले एक बात और भी आप लोगों तक पहुंचा दूं कि आज मिजोरम का जो फाइनल रिजल्ट था वो आ चुका है और ZPM मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट, इसकी सरकार वहां बनने जा रही है। और अब MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार अब वहां नहीं है। तो ये एक खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम, और थोड़ी देर बाद 5 राज्यों के जो नतीजे आप तक हम पहुंचा चुके हैं उसको भी हम स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधा शकील अख्तर जी, कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार सीधे विपक्ष पर, और उसके साथ साथ 5 चुनावों का जो मैच था उसमें 3-1 और 1 अलग
से बाजी जो है अलग अलग 3 मैच जीत चुकी है भाजपा। बहुत ज्यादा उत्साहित भाजपा है, होना भी चाहिए, बीजेपी को यहाँ उत्साहित होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी का जो खेल था, जो उनकी मेहनत थी, वो खत्म हो गई, या कुछ और है यहाँ से आगे की रणनीति? क्या कुछ कांग्रेस, विपक्षी दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार, सब कुछ? क्योंकि आज जो कुछ डेवलपमेंट है, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, आज से संसद का जो है शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और इसके बाद में केवल एक ही सत्र और होना बाकी है और फिर जो 150 दिन की आप बात कर रहे थे वो वक्त आ जाएगा और लोकसभा चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। तो ये 9.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो हर बार जब भी नया सत्र शुरू होता है वहाँ पे एक तरफा संवाद करते हैं। इससे पहले परंपरा ये हुआ करती थी कि प्रधानमंत्री सत्र शुरू होने से पहले आते थे और वो खुद अपना सुमोटो थोड़ा सा पत्रकारों को देते थे और उसके बाद पत्रकार सवाल करते थे। और हर प्रधानमंत्री, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे उनसे पहले नरसिम्हा राव हो, गुजराल हो, देवगौड़ा हो, इंदिरा जी हो, कोई भी हो, वो सब पत्रकारों के सवालों के जवाब देते थे। लेकिन एक मोदी जी कभी कोई जवाब नहीं देते हैं, सवाल लेते ही नहीं है। जवाब देना तो बहुत दूरी बात है, सवाल लेते ही नहीं है वो। और दूसरा, वो हाउस में बैठते नहीं है। ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो क्वेश्चन आवर जो 11 बजे शुरू होता है दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में साइमल्टेनियसली एक साथ, तो प्रधानमंत्री अपने बारी के हिसाब से एक दिन लोकसभा में बैठते हैं, एक दिन राज्यसभा में बैठते हैं। तो क्वेश्चन आवर एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर प्रधानमंत्री जो है हाउस के अंदर बैठता है। उसके बाद 0 आवर में भी आता है। मतलब जब भी संसद का सत्र चलता है प्रधानमंत्री का अधिकांश वक्त जो है हाउस में बीतता है। लेकिन मोदी जी कभी भी हाउस के अंदर नहीं आते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। अब उनका ये आज का जो आप कहने की बात कर रहे हो, इसको तो आज सब लोग यही कह रहे थे वहां पे कि पर उपदेश बहुत कुछ तेरे। प्रधानमंत्री जी के उपदेश देने की जो कला है उस पर तो कोई सवाल उठा नहीं सकता है। वो किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। वो नकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं 9.5 साल की, और बीजेपी और वो खुद पिछले 70 साल की ही बातें अभी तक करते आ रहे हैं। नेहरू ने क्या किया और क्या नहीं किया, ये आज उनका सबसे बड़ा एजेंडा होता है। तो इन बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन मोदी जी का अपना एक क्राउड है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको सुनाने के लिए, जिसको समझाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मोदी जी का ये कहना कि विपक्ष को ये करना चाहिए, विपक्ष को ये नहीं करना चाहिए, इसके कोई बहुत ज़्यादा मायने ढूंढने की हमें लगता नहीं है। कि कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ठीक 9.5 साल पहले ही 2004 में जब यूपी की सरकार चली थी, तो 2004 से 2014 तक बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी थी, न लोकसभा न राज्यसभा। पूरे 10 साल तक उन्होंने विरोध किया था। और हाउस के अंदर सुषमा स्वराज ने, लोकसभा में और राज्यसभा में अरुण जेटली ने, दोनों अपने अपने सदनों के नेता थे, ये कहा था कि ये हमारा अधिकार है, हम संसद नहीं चलने देंगे। तो ये सब तो बहुत सारी बातें हैं, इसको कहने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह का 70 साल में, और 70 साल का बड़ा हिस्सा हमने खुद संसद में देखा है, बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी संसद में पेश आती है, कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल उसका 10वां हिस्सा भी नहीं करते। और ये खुद बीजेपी के नेताओं को मालूम है। शुरू में वो कहते थे कि कांग्रेस के लोगों को विरोध करने ही नहीं आता। तो इन सब बातों का कोई बहुत गहरा मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी बात जो आपने कही इंडिया गठबंधन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस हार से भी इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। कैसे? आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए हुए थे वहां पे, सब इस हार से चिंतित थे। उन्हें पहली बार यह एहसास हो रहा था कि अरे, लोकसभा के चुनाव तो सर पे आ गए, और अगर मोदी जी इसी तरह जीतते रहे तो फिर 2024 में हम लोग कहां होंगे।
ये एक बहुत बड़ा सवाल हर पार्टी के मन में पैदा हो गया। बहुत सारे नेताओं से हमारी अलग अलग बात हुई, हर दल के नेता से अलग अलग बात हुई, और सारे पत्रकार लोग बात कर रहे थे, नेता लोग भी बात कर रहे थे। सबके मन में यही सवाल था कि अगर इसी तरह मोदी जी 2024 भी जीत लिए, इसी तरह से उनका क्या मतलब था? वो मध्य प्रदेश की विक्ट्री का जिक्र कर रहे थे इतने बड़े मार्जिन से। कहते इसका मतलब तो 400 पार है, और अगर वो 400 पार चले गए तो 100 सीटों में हम लोग कौन कितनी कितनी मिलेंगी हमको? और वो भी छोड़ दीजिए, उसके बाद जो राजनीति का स्वरूप होगा, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकी कार्रवाई होगी, और फिर तो पुलिस की और दूसरे किसी की भी कार्रवाई होने लगेगी, तो क्या हम राजनीतिक रूप से जिंदा भी रह पाएंगे? क्या हमारे दल भी बने रह पाएंगे? और इसी एक सवाल ने उनके अंदर ये बात पैदा कर दी है कि नहीं, अगर हम मिलके लड़ लिए एक सीट पर एक, ये कई नेताओं ने कहा अलग अलग दलों के, एक सीट पर एक, अगर एक सीट पर एक हम 350 तक भी समझौता कर लेंगे, 350 सीटें अगर हम ऐसी चयनित कर लेंगे तो हम मोदी जी को हरा सकते हैं। उनका एक ही बात कहना थी, और उन्होंने सारे लोगों के पास आंकड़े होते हैं, पॉलिटिशियन से ज्यादा इंटेलेक्ट तो कोई होता नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग अपने निजी स्वार्थों में ही करते हैं, लेकिन उनके पास चीजें तो सब होती हैं। तो सब आंकड़े लेके आए थे, और उन्होंने बताया कि जिस राजस्थान का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था, उस राजस्थान में फर्क कितना है? 2% का खाली। और वो 2% का फर्क कैसे आया? वो इसलिए आया कि वहां तीसरी पार्टी लड़ रही थी, वहां निर्दलीय लड़ रहे थे, 8 निर्दलीय वहां पे जीते हैं। तो अगर ये थर्ड फ्रंट या तीसरी पार्टी या तीसरे लोग वहां नहीं लड़ रहे होते तो वो वोट कांग्रेस को मिलता, और कांग्रेस अपनी इतनी गुटबाजी के बावजूद भी वहां पे सरकार बना लेती। बहुत अच्छा तर्क था उन लोगों का। इसी तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ का दिया, वहां शायद 3% बता रहे थे वो, कि 3% का ही फर्क था वहां पे, तो खाली छत्तीसगढ़ में, या 3% का फर्क नहीं होता तो वहां भी। तो कह रहे थे कि 3%, 4%, 5% का जो फर्क आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि हम लोग सब साथ मिलकर लड़े, एक सीट पर एक। हम इसको 350, 400 तक भी ले जा सकते हैं, और अगर हम इतना ले गए तो फिर मोदी जी के लिए हम बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ ज़रूरी है करना, और कुछ हमारे साथी ये भी कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें, आप लोग ज़्यादा होप पैदा कर देते हैं कि, और वो लोग उम्मीदों में रह जाते हैं और बाद में निराशा मिलती है। इन 5 राज्यों के चुनाव में ऐसी ही निराशा हमारे कई दर्शकों को मिली। उनको लगा कि हम लोग जो कह रहे हैं वही सच होगा। और प्रशांत टंडन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर चाहूँगा। हमारे कुछ जो बुद्धिजीवी अच्छे दर्शक हैं, उनकी ये प्रतिक्रियाएं हैं। उनका कहना है कि आप लोग इतनी उम्मीद पैदा कर देते हैं कि हम आप पे निर्भर हो जाते हैं और बाद में निराशा हाथ लगती है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सबमिशन यही है कि हम वही चीज़ पहुँचाते हैं जो हम भी देखते हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये 4 राज्यों में घूम के आए थे। मैं 3 राज्य में गया था, लेकिन हमारी पूरी टीम मध्य प्रदेश में थी। आज सुबह एक किसी बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता से मेरी बात हो रही थी, तो उनका भी कहना था कि हमको भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार आ रही है। कई लोगों से, प्रशांत जी आपने भी बात की, और 5 लोगों से बात करते थे तो 3 कहते थे कि नहीं, कांग्रेस को वोट देना है, बीजेपी को नहीं देना है। उसके बाद भी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसमें हम क्या करें? विश्लेषण छोड़ दें, या जो सच्चाई है ग्राउंड की वही तो बताएंगे। हमारा काम, हमको क्या बीजेपी की सरकार बन जाए उससे फायदा है, या कांग्रेस की सरकार बन जाए उससे फायदा है? किसी की सरकार बनने नहीं बनने से फायदा नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही काम है, जो सच है वो पहुंचाया जाए। लेकिन इस पर चर्चा जरूरी इसलिए है कि कई लोग मायूस भी हैं और कई लोग इस पर अलग अलग ढंग से बात करते हैं। राहुल गांधी का वो बयान मैं एक नहीं बल्कि 25 बार सुना चुका हूं, जिसमें लद्दाख में उन्होंने कहा था कि किसका डाउनफॉल हुआ, हम 4 राज्य जीतने जा रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि हम 5 राज्य जीत रहे हैं। उस बयान को हम सामने रख रहे थे, तो उसमें क्या गलती थी? कर्नाटक के चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करके आए और रिजल्ट आपके मन माफिक हुआ तो डीबी लाइव के बल्ले बल्ले, और यहाँ आपके मन माफिक अगर रिजल्ट नहीं आया तो डीबी लाइव घटिया, ये माना जाए। प्रशांत जी, जरा इस पे बात जरूरी है, क्योंकि हम लोग इंसान जो होते हैं,
इतने अब मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम अपने हिसाब से सब चीज़ चाहते हैं और आपके हिसाब से नहीं है तो आपको चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। आपको इस देश के लोकतंत्र में किस ढंग से छेद हो चुका है इसको भी समझना होगा। इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे, इस छेद को भरने की कोशिश नहीं करेंगे तो परेशानी में आज न कल आएंगे। कितने राजीव, कितने प्रशांत, कितने शकील, कितने रविकांत, कितने संजय या कितने विजय जी, इतने लोग आएंगे जाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन उस छेद को भरने में आपकी भी जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझिए, हम सिर्फ एक मीडियम हैं, एक जरिया हैं जो आप तक सही खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। हम जाते हैं ग्राउंड पे और वहां जो कुछ होता है वही आप तक पहुंचाते हैं। हम गए अभी रिसेंटली तेलंगाना, और तेलंगाना में जो था वो पहुंचाए। तेलंगाना की बातें हमारी 100% सही हुई, उसकी चर्चा तो आप करते नहीं है कि हाँ राजीव जी आपने वहां बहुत सही वहां से रिपोर्टिंग की और जो बातें आपने बताई थी वही सही हो गई। आखिर ऐसा क्यों? ये काम आप क्यों नहीं करते कि कहीं तारीफ भी कर दीजिए, लेकिन आप वो करते हैं जिसमें आपको लगता है कि हम आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम आपको बरगला रहे हैं। माफी चाहता हूं, बिल्कुल नहीं बरगलाते हैं, लेकिन बात यहां रखना जरूरी है। प्रशांत टंडन जी, थोड़ा सा चेंज जरूर कर रहा हूं इस मुद्दे को, लेकिन यहां जरूरी इसलिए है क्योंकि इस देश की सियासत को समझना जरूरी। और मैं बार बार कहता हूं कि आप कुछ भी रहें, आप प्रोफेशनल हैं, आप व्यापारी हैं, आप किसी धार्मिक आयोजन को करवाने वाले पंडित जी हैं, आप ज्योतिष हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप वोट देने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट आपके फायदे, वो इंसान आपके फायदे के लायक है या नहीं है, वो पार्टी आपके फायदे के लायक है या नहीं है। ये बहुत जरूरी है और इसी चीज को हम यहां रखने की कोशिश, एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। समाज को बांटने की कोशिश नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये दोनों हाथ में जोड़ा हूं तो परिणाम होता है और मेरी विनम्रता को आप लोग समझ सकते हैं, यही विनम्रता चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, देखिए राजीव जी, यहाँ हम सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, पत्रकार, लेकिन मैंने राजीव गांधी के समय से ये काम किया है। शकील जी ने उसके और पहले से किया है, दीपक जी ने और पहले से किया होगा। तो और ये काम मैंने टीवी चैनलों पे रिपोर्टिंग का भी किया और सर्वे कमीशन और सर्वे दिखाने का भी काम किया और एग्जिट पोल का भी काम किया। ज़्यादातर समय सही हुआ। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, वो उसकी प्रोसेस कभी अलग से कोई वीडियो बना के उसकी प्रोसेस क्या होती है हम बता सकते हैं। इलेक्ट लाइन के सीईओ हमारे आते थे, वो बताते थे, लेकिन एक अलग से ही बनाया जा सकता है। देखिए, और अमूमन वो गलती नहीं होती। और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ राजीव जी। एक बार हमने एक बहुत प्रोफेशनल सर्वे एजेंसी को लगाकर टीवी चैनल में जी उससे सर्वे कराया और कई लाख रुपए दिए उसको। और एक मैंने पैरेलल सर्वे भी कराया सीनियर पत्रकारों का, 100 देश भर के 100 सीनियर पत्रकारों की लिस्ट बनाई, सर्वे कराया। और राजीव जी, जो पत्रकारों का सर्वे था वो ज्यादा एक्यूरेट था बजाय कि सर्वे एजेंसी के, जिसको लाखों रुपए दिए थे। तो जो पत्रकार का एक इंस्टीट्यूशन है, जो पत्रकार का एक सिक्स सेंस है, जैसे कोई एक खाना बनाने वाला होता है, वो मुट्ठी से नमक डालता है, उसका नमक सही होता है अंदाज। तो एक बहुत लंबे समय तक काम करते करते आपको एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है। आपकी नजर पहचान लेती है कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये क्या करेगा जी। लेकिन ये सारी चीजें राजीव जी सामान्य परिस्थिति में है। जो हमारी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है वो असामान्य स्थिति में शायद कभी कहीं गड़बड़ हुआ हो। अब आज की बात बता रहा हूँ आपको, कल से आज तक में 20 लोगों के पास मेरे पास फोन आए, 20 लोगों को मैंने फोन किए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और सबकी वही प्रतिक्रिया है जो हमारे दर्शकों की है। कल रात मैंने योगेंद्र यादव से इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू डीबी लाइव पे है, वहां पे जाके देखा जा सकता है उनकी हमारी बातचीत।
योगेंद्र यादव हमसे आपसे ज्यादा घूम रहे थे इलेक्शन में, ज्यादा तजुर्बेकार हैं, उनका तो काम ही रहा है बरसों इसी इलेक्शन डेटा का, और वो भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के नतीजे मुझे समझ में नहीं आएगी कैसे हो गए। तो अगर योगेंद्र यादव को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो इतने बड़े डेटा एनालिस्ट हैं और सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और देश के पहले सेफोलॉजिस्ट में से हैं वो, प्रणय राय और योगेंद्र यादव जी। तो वो जब ये कह रहे हैं कि मेरी समझ में मध्य प्रदेश का नतीजा नहीं आया, देखा जा सकता, उनका इंटरव्यू मैंने कल रात ही लिया है। तो ये चीजें हो रही है। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, मध्य प्रदेश के नतीजों से मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं डेवलप कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन जो हमने फील्ड पे जाके देखा वो नतीजे वो नहीं है जो आए। और जहां तेलंगाना की बात आप कर रहे हैं, तेलंगाना में हम लोग जब बात कर रहे थे, जब कोई एग्जिट पोल वगैरह नहीं था, पोलिंग भी नहीं हुई थी, और पहले दिन हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था। याद कर लीजिए राजीव जी, जब हम हैदराबाद में थे तो हम एक जनरल बात कर रहे थे चार मीनार के सामने से, वो भी वीडियो देखे जा सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकले हैदराबाद के और लौट कर आए, तो पहले दिन हमने थोड़ा नरमी के साथ कहा कि कांग्रेस का एज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और सेकंड डे हमने एकदम ठोक के कह दिया कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। और उस वक्त तक कोई और टीवी चैनल या मीडिया हाउस या एनालिस्ट ये बात नहीं कर रहा था जो हमने कर दी थी। तो वहां पे तो जैसा आपने कहा कि हम सही साबित हुए। यहाँ क्या गड़बड़ हुआ? यहाँ कुछ हुआ है जिसको अभी समझा जा रहा है। कुछ तो हुआ है, आखिरी वक्त में कुछ हुआ है, और वो लोगों का मन बदल गया आखिरी वक्त में, या उसके अलावा कुछ हो गया। ये जांच का विषय है, ये विश्लेषण का विषय है, और इस पे काम हो रहा है। 2019 के चुनाव पे विश्लेषण और इन्वेस्टिगेशन पिछले साल हुआ, जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की नौकरी चली गई। तो इसका भी विश्लेषण होगा, इसकी भी जांच होगी, इसको भी लोग अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, जो शकील साहब जब बात कह रहे हैं, वो मैं सेकेंड राउंड में आऊंगा तो डिबेट ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं उस डिबेट पे, क्योंकि ये एक ज़रूरत इसलिए भी थी कि बहुत सारे हमारे साथी निराश हैं और उनकी निराशा जायज़ भी है, और लेकिन उसके साथ साथ ये चुनाव और जो 2019 का चुनाव, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर उस पर रिसर्च पेपर तैयार करते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि कैसे 2019 के चुनाव को इन्फ्लुएंस किया गया, कैसे वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया, कैसे अपने हिसाब से वहां सब कुछ तैयार किया गया, ये सारी चीजें हैं। और हो सकता है कि इन 5 राज्यों पे भी, 5 में से खासकर 3 राज्यों के भी नतीजे आने के बाद कोई रिसर्च पेपर तैयार करे, कुछ चीजें सामने आए। लेकिन जब सामने आएंगी बातें तो हो सकता है कि तब हमारी बात, कही गई बातें आपको सही लगें, लेकिन आज हमारी बातें हो सकता है आपको गलत भी लगेंगी। लेकिन माफी चाहता हूं कि और आपसे गुजारिश है कि गलत बातें सुन लीजिए, बाद में हो सकता है ये बातें सही लगने लगें। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। अब जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नतीजों के बाद सियासत जोरदार, पिक्चर अभी बाकी है। 150 दिन में सब कुछ, और इसी 150 दिनों में हम बहुत सारी सियासत देखेंगे। उससे पहले जैसे ही आज से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा वार हमने देखा। मोदी जी अंदर जाते हैं सदन के अंदर, उनके नेता, खासकर बीजेपी के नेता जो हैं वो खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं जैसे वो उन्होंने पूरा का पूरा विश्व जीत लिया हो। और दूसरी तरफ कुछ पिक्चर्स, उधर से भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं। एक साहब हैं जो आचार्य महोदय जो जीत के आए हैं हवा महल से, वो कैसे दुकानें बंद करवा रहे हैं, ये सब तस्वीरें भी चल रही हैं। ऐसे में जो राजनीति है उसको कैसे आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं, क्योंकि सामने 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं और इन नतीजों के बाद की राजनीति पर गहन चिंतन जरूरी है प्रोफेसर रविकांत जी। और यहां एक निराशा इंडिया गठबंधन के अंदर भी दिखाई दे रही है, जैसे बयान आ रहे हैं अलग अलग। हालांकि ये शुरुआती है और एक झटके की तरह है, जैसे हम और आप कहीं ना कहीं अपनी बातों
पर अगर उस हिसाब से कुछ चीजें नहीं आती हैं तो निराश हो जाते हैं। वैसी निराशा उधर भी छाई हुई है, वो दिखाई दे रही है। शायद ऐसी ही निराश हो सकता है कि राहुल गांधी भी हों, जिन्होंने अपने लोगों पर भरोसा किया, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया। उनको उम्मीद थी कि वो पैदल चल रहे हैं और वो जीत करके ला रहे हैं, उनकी झोली में डाल रहे हैं, लेकिन कब तक खाना बना के और मुंह में डालोगे आप? कम से कम इतना तो रहेगा कि यहां कोई खाना बनाने वाला भी मिले। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, निराश होना स्वाभाविक है और मुझे लगता है ये निराशा का घटाटोप ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था और अब तक वो बात किसी को पच नहीं रही। कई एंगल से हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। एक एंगल मैंने भी बाद में देखा कि शायद ये हो, उसकी मैं चर्चा भी कर दूं आपसे। खास करके मध्य प्रदेश में अगर सब कुछ फेयर तो खैर क्या कहें, कितना फेयर है। एक तरफ चुनाव आयोग भी था, मीडिया भी थी, सारी टेक्निकल चीजें भी चल रही थी और विभाजन भी था, क्या क्या था। और दूसरी तरफ केवल एक ऐसी पार्टी थी जो अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर राजनीति कर रही थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी इन 5 चुनावों के नायक बनकर के उभरे कि राहुल गांधी ने ये जरा भी कहीं भी कोशिश नहीं की कि हम कोई एक गलत कदम उठाएं। और असली नायक वही होता है किसी भी युद्ध के मैदान में या किसी भी जंग में कि जो सही रास्ते से लड़ाई लड़ता है। अब वो उन लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। कम से कम भारत जैसे देश में जिसने गांधी के जरिए आजादी हासिल की, अंबेडकर और नेहरू के सपनों को जिसने जिया, वहां हम ये कहें कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है, तो जिन्होंने गांधी की हत्या पर मिठाइयां बांटी थी वो ये कर सकते हैं, लेकिन जो गांधी के वारिस हैं उनको ना ये करना है ना ये करना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक चीज मुझे केवल जो दिखाई देती है, हो सकता है कि उसका अंडर करेंट हो, वो ये कि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक मुख्यमंत्री लड़ रहा था, बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री लड़ रहे थे। इस पर शायद जो लोग गए थे उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं दिया। जो 7 सांसदों को बीजेपी ने उतारा था, मैंने बाद में उनका एनालिसिस किया, ये 7 अलग अलग जातियों के थे। कैलाश विजयवर्गीय अलग से थे, नरोत्तम मिश्रा अलग से थे। एक अंडर करेंट ये था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा और ये सारी जातियों के लोग, क्योंकि इस समय इस देश में अगर राजनीति के केंद्र में कोई एक इमोशन है तो वो जाति है। अब भले ही लोग कोई स्वीकार करे ना करे, मैं तो उसी को मानता हूं। तो केवल और केवल जाति, और यही स्ट्रेटजी राजस्थान में भी रही नरेंद्र मोदी की। तो उसमें जितने भी जातियों के सांसद थे, जो बड़े लीडर थे, उनको ये लग रहा था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, लिहाजा उन्होंने बीजेपी को नहीं बल्कि अपनी जाति के मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, जो मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं जी। इसके अलावा बीजेपी के पक्ष में मुझे कोई भी बात नजर नहीं आती और इसीलिए हम सबको वो डाउट है कि ये हुआ तो हुआ कैसे है। दूसरा ये कि अब जहां सियासत जारी है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब और मजबूत होकर के उभरे। उन्होंने इन 3 राज्यों में सबको फ्रीडम दे रखी थी, अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, भूपेश बघेल हो, और मध्य प्रदेश के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि जो भी सिफारिशें आ रही थी ऊपर से उसको दरकिनार किया कमलनाथ ने। अब कम से कम ये सब मार्गदर्शक मंडल लायक बन गए और राहुल गांधी को फ्री हैंड मिलेगा। जैसे तेलंगाना में उनके पास फ्री हैंड था, स्ट्रेटजी उनकी थी, लीडरशिप उनकी थी, एजेंडा उनका था। यहां पर एजेंडा केवल उनका था, लेकिन जो टिकट कहां किसको देना है और इसके अलावा किस तरह से और चीजें करनी है, किसको देखना है, ये राहुल गांधी के हाथ में नहीं था। और ये जो राहुल गांधी अब निखरेंगे वो मुझे लगता है कि सीधे टकराते हुए दिखाई देंगे आपको नरेंद्र मोदी से। अब मैं समझता हूं कि अब डायरेक्ट जो मुकाबला हो रहा है ना, वहां तो तानाशाही है, वहां तो कोई लगता ही नहीं। यहां फ्री हैंड होगा
और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि सेमीफाइनल हारने का मतलब ये नहीं होता कि फाइनल भी हारेंगे। कई बार ये होता है कि फाइनल वो टीम जीतती है जो सेमीफाइनल या उसके पहले एक दो मैच हार करके आती है, वो कहीं ज्यादा सबक लेकर के आती है। और ये 3 राज्य तो वो है जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीते थे और उसके बाद इन तीनों राज्यों में बम्पर जीत बीजेपी को हासिल हुई थी। ये भी एक हो सकता है कि जो गलतियां हुई हों कांग्रेस से, उन गलतियों को वो दुरुस्त करे और फिर चुनाव के मैदान में जाए बहुत फ्रेश होकर के। और राहुल गांधी का कद कहीं से भी 1 इंच भी कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ा ही है तेलंगाना की जीत की वजह से, कि जहां पे फ्री हैंड था वहां राहुल गांधी ने वो दिखाया। ये अफसोस करना और निराश होना, मुझे लगता है ये वो वक्त नहीं है, क्योंकि आपको लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है। ऐसे में जो जितना भी प्राप्त हो रहा है उस पूरे फांसीवादी तंत्र के बीच में, जहां इतने गंभीर आरोप लग रहे हों, और मैंने उन तमाम लोगों से भी बात की है जो काउंटिंग में थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई हैं मुझे। अब है कि वो सबूत मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं कह रहा हूं। तो जब इस तरह के तमाम गंभीर मसले हों, शंकाएं हों, उस बीच में ज्यादा और मजबूती के साथ, दोगुनी ताकत के साथ लड़ने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी जितना लीड करेंगे, जितना और आगे आएंगे, देश का जनमानस जो थोड़ा सा निराश हो रहा है, थोड़ा सा परेशान है, वो राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ेगा और इसका परिणाम आपको 2024 में मिलना चाहिए। अब मैं मिलेगा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लोग फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरे हिसाब से विश्लेषण ये कहता है कि मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा हम आगे की, और चर्चा अभी की राजनीति की, सियासत की, और नतीजों के बाद सियासत जो हो रही है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास भी। कैसे देख रहे हैं आप? उधर छत्तीसगढ़ में भी किसी ने सोचा नहीं था, भूपेश बघेल तक ने नहीं सोचा, वहां की जनता तक ने नहीं सोचा होगा, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। और अगर जनता की बात हम कर रहे हैं तो उन्होंने ही मतलब वोट तो जनता देती है, वोटर्स देते हैं, लेकिन यहां हम कुछ और देख रहे हैं। और ऐसे में अब आगे भूपेश बघेल एक ओबीसी का कद्दावर नेता और राहुल गांधी अपने 2 ओबीसी नेताओं को साथ बैठा के, 2 नहीं बल्कि 3 नेताओं को बैठा करके, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ओबीसी की राजनीति की बात की थी। लेकिन यहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हुए सुने जाते हैं कि यहां 4 जातियां हैं, जिसमें इन चारों जातियों का क्लासिफिकेशन इन्होंने अलग अपने ढंग से कर दिया है। जैसे 4 वर्ण हमारे वेदों में है, वैसे ही 4 जातियां हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गढ़ दिया है, और उसमें गरीब है, महिला है, युवा है और किसान है। ये 4 जातियां उन्होंने पैदा कर दी हैं, और अब विमर्श उसी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। ये विमर्श इसलिए उस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है। ये साफ साफ है। क्या ये एक बड़ी चुनौती अब सामने पेश होने वाली है, जहां इन चारों की बात, जहां गरीबी की बात होगी, जहां किसानों की बात होगी, जहां युवाओं की बात होगी, जहां महिलाओं की बात होगी, लेकिन यहां पर कहा जाएगा कि देखिए इनकी बात न करके ये कुछ और बात कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए निश्चित रूप से चुनौती सबसे बड़ी जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने संवाद को जो है वो लोगों को समझा सके। देखिए, सबसे पहले अगर हम मामला यहां से शुरू करें कि ओबीसी वाला जो मामला है, तो ओबीसी के अपने बहुत सारे सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी जीत कर आए हैं। तो बहुत सारा वेल कैलकुलेटेड मूव जब तक पूरी की पूरी कांग्रेस नहीं करेगी, इसको छत्तीसगढ़ की जो हार है उसी को एक तरीके से उससे अच्छे सबक लेकर कांग्रेस को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसे अपनाना होगा, और उसे इंडिया गठबंधन को भी अपने साथ लेना होगा कि हमें चुनाव किस तरीके से लड़ना है। देखिए, कुछ चीजें तो बड़ी स्पष्ट है, कुछ मामलों में मोदी का मुकाबला नहीं हो सकता। नंबर 1 रिसोर्सेस के मामले में, नंबर 2 इन तरीकों ये जो मतलब ये इस तरीके की जो नए परिभाषा बनाकर, जिसको हम सो कॉल्ड लफाजी भी कह सकते हैं कि 4 ही जातियां हैं और ये है वो है, गरीब एक वर्ग होता है, ओबीसी क्या होता है, वगैरह वगैरह।
उसके बीच से एक रास्ता कांग्रेस को निकालकर लोगों को फिर से समझाना पड़ेगा कि अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है और उससे आपको कैसे फायदा मिलेगा, ये बात भी बतानी बहुत जरूरी है। उसके बाद मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन इस बात से मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है अब कहीं ज्यादा इसलिए सतर्क हो जाएगा कि उसे ये पता चल गया है कि अगर बीच में कांग्रेस का हमें समर्थन नहीं है तो हमारा वजूद खत्म होने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब भारतीय जनता वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 राज्यों में जहां पर अच्छी खासी पिछले समय बढ़त के साथ आए थे, खासकर 2 जगह छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर जब आप प्रमुख पार्टी को नेस्तनाबूद कर देते हैं तो हम लोग की क्या हैसियत रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जोड़ा जाएगा। ये बात ठीक है कि निराशा की बात इसलिए है क्योंकि लोगों ने बहुत सारी चीजों को उम्मीद करके ये कहा था कि शायद ये हमें ये वादे मिलेंगे, गारंटियां मिलेंगी वगैरह वगैरह। अब कांग्रेस का विपक्ष के रूप में एक बहुत बड़ी जो उसकी भूमिका ये भी अब हो सकती है कि जिन वादों और गारंटियों को कह के भारतीय जनता पार्टी आई है सरकारों में इन तीनों जगह, उसको फॉलो करे और क्या उनको पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है उसे देखना पड़ेगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे वादे जो किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो शायद उसको पूरा नहीं कर सकेगी और इसी को वॉच करना है, इसको मॉनिटर करना है और उसकी बात को उठाना है। देखिए उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, अपने राजस्थान में भी शायद उन्होंने बात की है, मध्य प्रदेश में भी बात की है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शासित 16 राज्य हैं, उन 16 राज्यों का क्या होगा? तो मुझे नहीं लगता कि सिलेंडर वाला भी वादा जो है वो पूरा किया जा सकेगा। करे तो बहुत अच्छी बात है, सब लाभान्वित हो, लेकिन क्या बाकी 16 जगह नहीं होगा? कर्ज माफी की बात, देखिए जनता ने तो वोट दे दिया और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, लेकिन कांग्रेस की जो घोषणा थी कर्ज माफी की, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, तो कर्ज माफी वोट देने के बाद किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे में आकर या ध्रुवीकरण में के मामले में उन्होंने वोट तो दे दिया भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी जीत भी है। लेकिन अब हर किसान सोचेगा कि हमें जो कर्ज माफी मिलने वाली थी अगर हम कांग्रेस को वोट देते तो अब आप देंगे कि नहीं, ये प्रेशर तो जरूर जाएगा। उस समय क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो भारतीय जनता की पार्टी सीधे सीधे इनकार करेगी तो भाई वो तो हमारे घोषणा पत्र में था ही नहीं, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, आप उनके पास जाइए। दूसरी बात कि धान की जो कीमत है, जनता ने 3200 रुपए की जगह 31 रुपए 3100 रुपए वाली पार्टी को चुना है। और फिर एक बार कैलकुलेट करेगी जनता की ये हमने यहाँ पर एक भूल कर दी कि प्रति क्विंटल हमारा 100 रुपए प्लस बोनस इसका नुकसान कर दिया, उसका भी प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पे जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी जिन वादों को पूरा नहीं करती उसको कांग्रेस को जो है वो देखना पड़ेगा विपक्ष के रूप में। विपक्ष के रूप में भी काम करने के लिए अभी उसके पास बहुत सारे काम है और बहुत सारे मौके हैं। खासकर अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात ज्यादा कर रहा हूँ इस वक्त, बाकी राज्यों के बारे में और डिटेल में भी सब लोग जानते हैं। यहाँ पर इतने सारे काम किए गए थे कांग्रेस की सरकार के द्वारा, भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा, अगर वो बंद होते हैं, जैसे गौठान की योजना, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी आलोचना करती रही, तो क्या उसको बंद कर देंगे? अगर ऐसा बंद किया जाता है तो लाखों स्व सहायता समूह जो है वो बंद हो जाएंगे। उनका क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार, ये हमें नहीं पता। तो इस तरीके से उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और आपको अभी भी कंपैरिजन करने का मौका है कि देखिए आप अगर हमें चुनते तो आपको कहीं ज्यादा फायदे हो सकते थे, ये बात। और अंतिम बात जिसकी ओर इशारा किया है मायावती बहन ने अपने ट्वीट में कि ये चुनाव शंका पैदा करते हैं, उसका क्या होगा? उसको बारे में कौन बात उठाएगा? ये बात है। और अगर वैसा हो रहा है तब तो आप मान के चलिए आने वाले सारे चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आने वाला लोकसभा भी वो इसी तरीके से लड़ेगी। तो उसका काउंटर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? कांग्रेस समेत पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन में क्या कोई ऐसी पार्टी है जो इस बात को उठा सके और कह सके कि जो चुनाव है वो संदेह से परे नहीं है? ये कहने वाला अभी भी कोई नहीं है, कोई विश्लेषक भी नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है, कोई अखबार वाला नहीं है, कोई चैनल वाला नहीं है। ये बात अब 6 दिसंबर को इन्हें इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी और उसका लेकिन सॉल्यूशन क्या है? असली बात यह है कि अगर इस तरीके से चुनाव होते हैं, ऐसे ही पैसे आते रहे, ऐसे ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा संगठन करेगा और चुनाव कराने का तरीका भी वही होगा, जिसके कारण इन तीनों राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है।
तो अब तो आप मान के चलिए कि आने वाले सारे ही चुनाव जैसे होंगे उसमें सभी में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर आप चुप्पी साध कर, मेरा आशय कांग्रेस से और बाकी इंडिया गठबंधन के दलों से है, वो कैसे, उससे आप कैसे काउंटर करेंगे, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। कम से कम मैं तो इस चीज को लेकर हमेशा सोचता हूँ कि आने वाले समय का पैटर्न ही यही रहेगा, ऐसे लड़े जाएंगे सारे चुनाव, उसका क्या होगा। राजीव जी। जी, आज मुझे कोई समझा रहा था, बता रहा था कि आप लोग बेकार के डिबेट करते हैं, आप बस यही कहा कीजिए कि बस अगले जितने चुनाव हैं वो मोदी जी और उनकी पार्टी जीतेगी और वही होने जा रहा है, आप लिख के रख लो। अब देखिए ऐसी बातें भी होने लगी हैं इस देश में, इसलिए लेकिन ये बातें आप लोग, बहुत सामान्य बात मैं कर रहा हूँ, इस चर्चा का ये विषय नहीं है, लेकिन सामान्य बात इसलिए है कि ऐसी बातें अगर समाज में फैलाई जा रही हों, लोगों के बीच डिबेट में लाई जा रही हों, तो एक नैरेटिव भी सेट किया जाता है इसके ज़रिए कि अब विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन क्या ऐसे देखिए तो दो राज्यों पर कांग्रेस शासन कर रही थी, वो दो राज्य एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान था, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस नहीं थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नहीं थी। तो कांग्रेस ने खोया क्या? छत्तीसगढ़ और राजस्थान खोकर एक राज्य तो कांग्रेस ने पाया, और इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने एक राज्य खोया है। उस हिसाब से देखा जाए तो आप नाम छोड़ दीजिए, तो एक राज्य हारने से, एक राज्य हार जाने मात्र से, एक राज्य खो लेने मात्र से क्या इस देश की राजनीति खत्म हो गई? एक बड़ा सवाल है। संजय कुमार सिंह साहब, हाँ, दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें मैं केवल कृष्ण के गीता में संदेश में जो कहा योगक्षेम वहाम्यम, मतलब जो अप्राप्य है उसे प्राप्त कीजिए और जो प्राप्त है उसको खोने मत दीजिए। ये सूत्र वाक्य है और ये LIC का भी सूत्र वाक्य है। अगर किसी ने उस लोगों को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके नीचे यही लिखा है, अगर हम इस बात से संतोष कर लें कि हमने 2 गंवा दिए और 1 को पाल लिया तो लड़ाई जो है वो बहुत विलंब से लड़ी जाएगी और उससे थोड़ा डिले होएगा प्रोसेस। ये मेरा कहना है, बाकी कोई ये बात बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरी दिशा की बात आप कर रहे हैं, मैं एक दूसरी दिशा की बात कर रहा हूं। वो दिशा ये है कि यहां से सब खत्म हो गया। यहां पर राहुल गांधी की जितनी नीतियां थी, राहुल गांधी की अभी तक जितने लोग तारीफ कर रहे थे, जितने लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने पदयात्रा के बाद से इस देश में सियासी हवा को बदल दी है, क्या वो सब कुछ खत्म है? क्या इन 2 राज्यों को गंवाकर राहुल गांधी ने जो कुछ किया, 4000 किलोमीटर की उनकी यात्रा जो थी उस पर पानी फिर गया, या कुछ और है? बहुत सारी बातें। तो इसको ढकने के लिए जिस चादर का इंतजाम किया गया है वो चादर कितनी मैली है पहले से ये देखना होगा, और उसको देखने के लिए आपको देश की सियासत में झांकने की जरूरत है। वही हम यहां करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सियासत में, और सियासत को झांकेंगे तो वहां आपको हमारे देश के लोकतंत्र में कितने छेद हो गए हैं उसको वो समझ में आएगा। इसीलिए इस डिबेट में, इस जो चर्चा हम करते हैं न्यूज पॉइंट में, इसमें यहां पर हम बहुत गंभीर चिंतन कर रहे हैं, और आज की तारीख में चिंतन जरूरी आप और हम सब बैठ कर के करें कि आखिर देश की सियासत कहां जा रही है और पिक्चर क्या अभी बाकी है या सब कुछ खत्म है, द एंड, और फिर घर चलें, ऐसा है। कल से हम भी ये न्यूज पॉइंट करना बंद कर दें या कुछ और है, तो ये जानना जरूरी है। संजय कुमार सिंह साहब अनम्यूट कर लीजिए। अगर हम लोग कहें तो मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि बीजेपी आज जहां है, जैसी भी है, 50 साल की मेहनत के बाद है, और उसमें 10 साल का मोदी जी का शासन है। 10 साल का शासन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका असर अच्छा बुरा जो भी है वो ज्यादा है, लेकिन मेहनत तो 50 साल की है, और संघ परिवार के 50 साल की मेहनत को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और वो मेहनत इस तथ्य के बावजूद है कि कांग्रेस ने करने दिया। कांग्रेस ने RSS पर 3 बार बैन लगाया पिछले 50 साल में, और उसके बावजूद उसको चलने दिया, ये जानते हुए कि वो कांग्रेस की जड़ खोद रही है। तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसने डेमोक्रेसी को चलने दिया, ये जानते हुए कि उसका एजेंडा हिंदुत्व है, और हिंदुत्व अगर लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा तो उससे लड़ना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस में कोई नहीं समझता होगा, या नहीं जानता था, या किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन डेमोक्रेसी का तकाजा था कि RSS को भी रहने दिया जाता। और RSS ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जो किया वो किसी को नहीं पता है, ऐसा नहीं है। बाबरी मस्जिद उसका एग्जाम्पल है बढ़िया सा, और बाबरी मस्जिद के बारे में सब लोग जानते हैं कि उसमें मूर्ति रखी गई थी,
रात में किसने कब कैसे रखा था, सब सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, इसलिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और बाबरी मस्जिद गिरा दी गई जबकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से पुरानी एक बिल्डिंग थी, उसकी रक्षा की जानी चाहिए थी। तो अगर माहौल खराब करने के लिए बीजेपी, आरएसएस या संघ परिवार ने 50 साल ऐसा किया है और कांग्रेस ने करने दिया है, कांग्रेस और दूसरी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सबने करने दिया, तब बीजेपी यहां तक पहुंची है। अब करने दिया वो सही है कि नहीं है, गलत, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का तकाजा था, करने दिया, और उस समय जो पावर में था, जो पोजीशन में था, उसको लगा कि करने देना चाहिए था तो करने दिया। बेल्ट लगा देता तो डिक्टेटरशिप हम कहते हैं, जो मोदी जी के बारे में भी कहते हैं, तो वो अलग विषय है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर 50 साल में बीजेपी यहां पहुंची है और 10 साल में मोदी जी ने जो किया है उसका असर ये है कि आज हम लोग किसी से बात नहीं कर सकते हैं। अगर किसी आप नाम बताइए मुझे कि बीजेपी के किसी समर्थक से आप बात कर सकते हैं कि क्यों बीजेपी को वोट देना चाहिए, और वो आपसे बात कर पाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उससे झगड़ा हो जाएगा, वो तर्क से बात ही नहीं करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मीडिया में ही नहीं, सब जगह, मतलब मीडिया का दिखाई देता है कि 20, 25, 30 साल से संघ के लोगों को बाकायदा प्लांट किया गया था, और वो लोग अब ये प्रचार कर रहे हैं। और वो प्रचार ऐसा है कि मोदी जी कहते हैं कि आप वो सकारात्मकता की राजनीति कीजिए, मतलब अडानी के बारे में सवाल मत पूछिए, और क्या है सकारात्मकता? तो अगर ऐसी राजनीति की अपेक्षा है जो मोदी जी कह रहे हैं, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। दूसरे कि जिस ढंग से वोट मिला है, अगर कांग्रेस को हम कमजोर माने या ये समझे कि उसको चुनाव लड़ना नहीं आता है, या राहुल गांधी हार गए, या उसमें दम नहीं है, तो कर्नाटक कैसे जीत गए? उसके बाद ये अभी तेलंगाना कैसे जीत गए? तो कांग्रेस के पास या राहुल गांधी के पास योग्यता, क्षमता और रणनीति की कमी नहीं है। वो जानते हैं वोटर क्या चाहता है, वो दिखाई दे रहा है कि हिंदी पट्टी का वोटर क्या चाहता है, या हिंदी पट्टी का वोटर कुछ और चाहता है, या अगर उसके दिमाग को प्रदूषित कर दिया गया है तो वो हिंदी पट्टी में हुआ है। आप इसको जैसे देखिए, तो बेसिक बात यह है कि हिंदी पट्टी के वोटर के दिमाग को प्रदूषित कर दिया गया है, और वो कुछ और चाहता है जिसके बारे में कोई उसका समर्थक बात करने के लिए तैयार नहीं है सार्वजनिक रूप से। अभी स्थिति ये है कि आपसे कोई भी बात करेगा और कहेगा कि हाँ ये आप बात तो सही कर रहे हैं, बीजेपी में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, और वोट जाके दे आएगा उसी को। इसीलिए वो आपसे बात नहीं करता है, और इसीलिए वो नहीं बताता है कि हमने किसको वोट दिया, और इसीलिए सर्वेक्षण गलत होते हैं, और इसीलिए हम लोगों की रिपोर्टिंग गलत हुई कि जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो अंदर से जानता है कि हमें बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, और बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है, धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर से उसको लगता है कि हिंदुत्व डूबा जा रहा है, उसके दिमाग में भर दिया गया है कि हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व बचेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। तो इस ढंग से जो माहौल बनाया गया है उसमें हिंदुत्व अगर संकट में है तो 80% हिंदू में अगर 40% ही वोट दे रहे हैं उसको, तो बहुत बड़ी बात है। 48% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, तो बाकी 50% तो, बाकी 30% तो नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी ने जैसा कहा है कि लड़ाई विचारधारा से है, तो विचारधारा की लड़ाई अगर उन्होंने 50 साल में यहां तक पहुंचाई है, तो अगर हमें फिर बाकी लोगों को कन्विंस करना है कि वो विचारधारा ठीक नहीं है, तो हम लोगों को बताना पड़ेगा। और हम लोगों को ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम लोग आपको इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। हम लोग को इन्फ्लुएंस करना होगा कि क्यों नहीं बीजेपी को वोट देना है, या क्यों कांग्रेस को वोट देना है, वगैरह वगैरह। उसमें कांग्रेस को वोट देना है इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी पार्टी वही है और वही लीड कर रही है इंडिया गठबंधन को। तो अगर हम लोग ये नहीं बताएंगे, हालात ये है कि बता नहीं सकते, आप अगर बताएंगे तो वही कहा जाता है कि आप निष्पक्ष नहीं है, आप पक्ष ले रहे हैं। अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो समर्थन भी कीजिए और सकारात्मकता रहिए मोदी जी का नया वाला। और मोदी जी करेंगे क्या कि उन्होंने जो 4 जातियां बनाई हैं उसमें अगर कोई महिला, किसी किसान, गरीब किसान की बेटी, वो उनकी 4 जातियों में आ जाएगी। वो महिला भी है, गरीब भी है, युवा भी है और किसान भी है। शायद 4 जातियां यही हैं। तो एक गरीब किसान की बेटी 4 जातियों में आ सकती है। ये मोदी जी की नई जातियां हैं। तो अब इसके बारे में क्या बात की जा सकती है? तो वो ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही बयान देते हैं जो हिंदी पट्टी में लोगों को समझ में आता है या पसंद आता है। और लोग ये जानते हैं कि वो ठीक नहीं है,
फिर भी समर्थन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को, सब लोगों, ये सिर्फ कांग्रेस का काम नहीं है, हम सब लोगों को बताना पड़ेगा, जो निश्चित रूप से मुश्किल है। और मैं कम से कम किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। तो अगर मैं नहीं कन्विंस कर सकता हूँ किसी को, तो जाहिर है वो काम बहुत मुश्किल है और हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूं। राजीव, बिल्कुल। विजय शंकर सिंह साहब, जरा आपके पास भी आना चाहता हूं। आराम से सबकी बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन पिक्चर कितना बाकी है अभी, कितना अभी इसके आगे क्या कुछ आप देखते हैं? नतीजों के बाद सियासत तो हम देख रहे हैं और सियासत पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, कहीं खुशी कहीं गम भी देख रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ अगर आगे की पिक्चर को देखें तो क्या कुछ आप देख रहे हैं? जी, बिल्कुल पिक्चर अभी बाकी है और मैं हमेशा बेहतर दिन देखता रहा हूँ। जो बीत गया है वो बीत गया है, जो भी आएगा उससे अच्छा आएगा। और इस प्रकार की ऐसी स्थिति में आत्ममंथन, आत्मचिंतन या जो भी इसके लिए शब्द चुन लें, अपनी गलतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी और ये समीक्षा कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से करेगी। और संजय जी बात जो कह रहे हैं वो बात बहुत सही है कि जनता के दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैं बनारस के चंदौली जिले से आता हूँ। गांव इधर थोड़ा ज़्यादा जाना हो गया है, कुछ काम से जाता रहता हूँ। जब कभी बात होती है तो नौकरी के लिए सभी परेशान हैं। नौकरी के लिए मुझसे कम से कम अभी भी महीने में 1-2-3 बार फ़ोन आ जाता है कि साहब कहीं लगवा दीजिए प्राइवेट सेक्टर। मैं कहता हूँ संभव नहीं है, क्योंकि वाकई संभव नहीं है। जहाँ बात करिए वहाँ भी हालत ख़राब है। लेकिन जब उनसे कहिए वोट के बाद, तब वो भी भाजपा को वोट दे आते हैं। उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर भाजपा नहीं रहेगी या मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। ये एक प्रकार की मानसिकता बन गई है और इस मानसिकता का तभी निराकरण होगा जब उनको बैठ के समझाया जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा घरों में हो रहा है, ये झगड़ा भाई भाई में हो रहा है और किसी इशू पर नहीं हो रहा, इस इशू पर हो जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो मोदी जी ये कह रहे थे कि संसद भवन में नकारात्मक नहीं फैलानी चाहिए, तो संसद भवन में विरोधी दल जिसका नाम ही लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो तो अपोज करने के लिए आपके लिए खड़ा ही हुआ है। अपोज करने के लिए उसको वहाँ चुना गया है, उसको भी जनता ने चुना है। वो जबरदस्ती घुस के नहीं बैठ गया है। अब मोदी जी के अनुसार नकारात्मकता का मतलब है आप अडानी पर सवाल मत कीजिए, आप जो है मोदी जी के उस पर सवाल मत कीजिए कि इन्होंने अडानी को क्या लाभ पहुंचाया, आप राफेल पर सवाल न कीजिए, आप लोया पर सवाल न कीजिए, आप इन सब चीज़ों, उनकी डिग्री पर सवाल न कीजिए। आप क्या करिए, आप डिबेट में भाग लीजिए, जैसा वो कहें वैसा आप कहिए और बिना डिबेट के बिल पास हो जाया करें। प्रश्नावर कम कर दिए गए, बहस नहीं हो पा रही है। जो आक्रामक होकर सवाल पूछते हैं उन्हें आप सस्पेंड कर देते हैं, बाद में एक आपके पास ईडी है, आप मुकदमा कायम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सिस्टम टूट रहा है या टूट गया, खासकर पुलिस और जांच एजेंसियों का, ये बहुत घातक बात है। अब रहा सवाल आगे क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि जहां तक व्यक्तिगत छवि का सवाल है, व्यक्तिगत उनकी संघर्षशीलता का सवाल है, व्यक्तिगत उनकी समझ का सवाल है, उस पर कोई सवाल अभी नहीं उठा है, उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लोगों की नाराजगी अगर है तो कांग्रेस पार्टी के उन लोगों से है जो कि वो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। जैसे कमलनाथ जी हैं, तो पुराने धुरंधर वो सोच बैठे थे कि हम जीत जाएं। और दूसरी बात, आप जो एजेंडा तय कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में है, आपकी क्या पॉलिसी है, आपकी क्या विचारधारा है, आप उस विचारधारा को जब कहेंगे तो वो विचारधारा आपके थियरी के अलावा प्रैक्टिस में भी दिखनी चाहिए। सपोज जाति जनगणना का मुद्दा है, आप ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं और ओबीसी के बारे में कहते हैं कि वहाँ 3 ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, 90 सेक्रेटरीज में केवल 3 सेक्रेटरी हैं, बाकी नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका आपको कोई प्लान बनाना पड़ेगा और इसको आपको उनके पर विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप कैसे इसको भरना चाहते हैं। जाति जनगणना के मुद्दे को जैसे आप जोरदारी से रख रहे हैं, आपके बाकी लोग भी रखें। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चलाई जा रही है या संघ परिवार जिस तरीके से चलता रहा है, वो कम्प्लीटली अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उसमें डेमोक्रेसी है ही नहीं है, कभी नहीं रही है। 800 साल का इतिहास में उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रही है। एक चिट में नाम निकलता है और वो उसका प्रमुख हो जाता है। उन्हीं का ये पॉलिटिकल ऑफशूट है, पॉलिटिकल विंग है। तो किसी को कोई संदेह नहीं है, उनको भी नहीं संदेह है और हमें आपको भी नहीं संदेह है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। लंबे समय के इतिहास में, 150 साल के 140 साल के इतिहास में कांग्रेस में जबरदस्त बहसें हुई हैं। लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, बड़े बड़े लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं,
फ्रीडम मूवमेंट के पहले छोड़ी थी, फ्रीडम मूवमेंट के बाद छोड़ी, आज़ादी मिलने के बाद छोड़ी। तो एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उस प्रोसेस में ये नहीं कहा जा सकता कल आप आते ही आयरन हैंड से नागपुर में ताला लगा दीजिएगा, सीआरपी भेज के घिरवा दीजिएगा और आरएसएस के तमाम लोगों को उठा के बंद कर दीजिएगा। उसका भी विरोध होगा, इमरजेंसी में हुआ ही था। तो नॉर्मली जनता ऐसी चीज़ों को नहीं चाहती। अब समस्या ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। तो जाहिर सी बात है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अलग होती है, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स अलग होती है। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में आपकी आइडियोलॉजी कितनी भी सही हो, समता समानता बंधुत्व की कितनी भी बात करें, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसे धरातल पर उतारना बहुत जरूरी है। और इंडिया गठबंधन को अब आपसी छोटे छोटे झगड़े कि हमको 10 सीट चाहिए, हमको 5 सीट चाहिए, हमको 2 सीट चाहिए, हमको X चाहिए, हमको Y चाहिए, इससे अलग हटके एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और इसमें देरी करने की जरूरत नहीं है। 6 दिसंबर की बैठक के बाद ही अलग अलग कमेटियां बनाकर इन्हें बनानी पड़ेगी कि तय हो जाए 10 दिसंबर के अंत तक या जनवरी के अंत तक कि भाई इस स्टेट से इतनी सीट इनको मिल जाएगी, इतनी सीट इनको मिलेगी, ताकि लोग अपना अपना करें। और टिकट बांटते समय भी ये देख लिया जाए कि जिसके टिकट दिए जा रहे हैं उसका कोई और कारण तो नहीं है, किसी को और डैमेज तो नहीं करेगा। इसलिए कि अब आगे खतरा ज़्यादा बड़ा है। और ये खतरा कांग्रेस के लिए उतना नहीं है जितना कि क्षेत्रीय दलों के लिए है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के संसाधन कम है, उनकी पहुंच कम है, उनका एरिया ऑफ एक्सपेंशन कम है। कांग्रेस की तो कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस का तो एक इंटरनेशनल कैरेक्टर भी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों को कौन पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब सारा दारोमदार इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं पर है। और जो बयान आए हैं वो निराश और हताश बयान जरूर हैं, लेकिन वो सब भी बड़े और समझदार नेता हैं, बड़े नेता हैं जिन्होंने सब चीज़ें देखी हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 स्टेट जीत जाने से मोदी जी ने जगत जीत लिया है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 स्टेट में से 1 स्टेट हार जाने से कांग्रेस सब कुछ खो चुकी है। ये एक तरह का नैरेटिव बनाया जाता है कि अरे भाई कुछ किसी को वोट दो, आएगा तो मोदी ही वोट, ताकि कुछ लोग निराश हो जाएं। नैरेटिव बनाया जाता है कि नहीं मोदी के सामने कोई है ही नहीं है। कैसे नहीं है? आप अभी वोट परसेंटेज निकाल लीजिए। अभी आप उनकी, मैं अभी देख रहा था नेट पर ही, तो वोट परसेंटेज में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सीटों में फर्क जरूर है, लेकिन वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं है। तो आखिर लोग हैं कि नहीं, वोट देने जा रहे हैं कि नहीं देने जा रहे हैं, लोग सुनने जा रहे हैं कि नहीं सुनने जा रहे हैं। राहुल गांधी कल पदयात्रा करते हैं तो आप देखिएगा जितनी पहले वाली पदयात्रा थी उससे कम भीड़ नहीं होगी। इसका मतलब लोग पागल नहीं हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, लेकिन उस परिवर्तन को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के द्वारा धरातल पर कैसे लाया जाए, इसकी जिम्मेदारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की है, खासकर अपोजिशन की, सारी इंडिया गठबंधन की है कि वो इसको देखें और आपसी भी बात बुला के जाए। और रहा सवाल मोदी जी का ये जो सरमन है, जो उपदेश है, आप इसे बिल्कुल उपदेश की तरह से लीजिए, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक डराने का है कि मैं आपके लिए भी भला रहेगा अगर आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो। इसका मतलब क्या आप ईडी भेज देंगे? इसका मतलब आप सीबीआई भेज देंगे? ये तो हो ही रहा है। और ईडी को लेकर मैं एक चीज़ बता दूं, ये अकेली जांच एजेंसी जिसके खिलाफ इतने ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और इनकी एक एक चीज़ की हो रही है, और कोई हैरानी की बात नहीं, आने वाले समय में कहीं इनकी गिरफ्तारी के पावर पर, जिनकी मूल पावर है, उसी पर ग्रहण न लग जाए कि आप बिना वारंट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। अरेस्ट कहीं इनकी एक ऐसी पावर है जिसमें ये किसी को तंग कर सकते हैं और परेशान कर सकते हैं, जो पावर पुलिस की है। पुलिस से क्यों डरता है आदमी? वो किसी को सजा नहीं कराती है, वो सजा कराएगी तो पता नहीं कब कराएगी, लेकिन ये पता है कि उठा के थाने में बंद कर देंगे, उसके बाद भेज देंगे जेल, 3 दिन 4 दिन बाद जमानत हो जाएगी। तो आप सीधी से मेरा यही कहना है कि ये सारा दारोमदार इंडिया गठबंधन का है। ओबीसी के पर जो अगर आपने इसको स्टैंड लिया है और बड़ा सही स्टैंड है, तो आप उस स्टैंड को आपके आइडियोलॉजी के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल भी उतरना चाहिए, पदाधिकारी भी होने चाहिए, उनमें से आपको सीएम कैंडिडेट की टाइप भी रखना चाहिए, ऐसे ओबीसी नेताओं को रखना चाहिए जो मजबूत हो, आपकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हों। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि 100 साल में आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल नहीं बदली। वो जितने कट्टर तब थे उतने कट्टर आज हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये सॉफ्ट हिंदुत्व का गेम क्यों खेला? क्या जरूरत थी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सॉफ्ट हिंदुत्व आप उनको दिखाने के लिए है। तो जिस दिन आप इस तरह के सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, सीधी सी बात, एक फंडा क्लियर रखना है कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, धर्म व्यक्तिगत है और राजनीति समाज के लिए। जी जी बिल्कुल।
व्यक्तिगत और राजनीति समाज के लिए, और धर्म के नाम पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसे करने दीजिए। आपकी राजनीति अलग होनी चाहिए और तभी आप तक लोग आएंगे। आपकी दुकान और उनकी दुकान में फर्क होना चाहिए, इस बात को समझना भी जरूरी है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने थोड़ा सा ये परिवर्तन देखा था, जिस पर यहाँ बात करते हुए हमारे साथी विजय शंकर सिंह साहब को आप सुन रहे थे। आना चाहता हूं एक बार फिर से शकील अख्तर साहब आपके पास, और आपसे जरा और समझना चाहता हूं आगे की रणनीतियों में क्या कुछ चल रहा है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग क्या 6 तारीख को होने वाली है या ये अभी बढ़ने वाली है, और क्यों अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, और अंदर खाने चल क्या रहा है? क्या यहां से अब इंडिया गठबंधन हतोत्साहित है या यहां से एक मजबूत कड़ी हम देखेंगे, क्योंकि देश उनकी तरफ बहुत ज्यादा देख रहा है, इस गठबंधन की तरफ, और क्योंकि आने वाले समय में बस 2 ही पार्टियां, एक इंडिया और गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, ये दिखाई देंगी। इसलिए भी ये सवाल बहुत यहां पर वाजिब है। जरा आपका जवाब चाहिए इस पे। ये सारी तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हैं और इनका कोई आगे महत्व नहीं है। देखिए, आप याद करिए कि जब देश आजाद हुआ था 1952 में, 1952 में पहला चुनाव हुआ था, उस वक्त जनसंघ कहां थी? जो मेन अपोजिशन पार्टी आती थी वो सीपीआई आती थी, लेफ्ट आती थी, फिर समाजवादी दल आती थी, स्वतंत्र पार्टी आती थी। कहीं पे भी जनसंघ का तो नाम था नहीं। जनसंघ ताकतवर बना है लोहिया जी की मेहरबानी की बदौलत, जब उन्होंने 67 में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और जनसंघ के साथ जाके मिले और जनसंघ की बात करना लोहिया ने शुरू करी। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। तो जनसंघ उसके बाद से मजबूत हुई, लेकिन 85 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटें आई उसकी। तो हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि इन सब से क्या बीजेपी या जनसंघ निराश हुई या उसने काम करना छोड़ दिया था? कांग्रेस की तो आज हालत उतनी बुरी नहीं है जितनी जनसंघ की हो चुकी है, बीजेपी की हो चुकी थी। 40% से ऊपर वोट जो है इन 5 राज्यों के चुनाव में, 4 राज्यों के चुनाव में उसका आया है। 40% कम होता है। देश का 40% आदमी जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ सवाल हैं, निश्चित ही रूप से उन पे कांग्रेस को और सबको बात करना चाहिए, और वो बहुत जरूरी सवाल हैं। जैसे एक कमलनाथ जी का जिक्र आ रहा है बार बार। आज वो शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने आया, उसका वीडियो आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, अच्छी बात है। वो शिवराज सिंह चौहान को बुके दे रहे हैं, पर शिवराज सिंह चौहान तो बहुत ही शिष्टाचार वाले हैं, वो भी उन्हें बुके दे रहे हैं और बड़े प्रेम से उसको स्वीकार कर रहे हैं वो। और साथ में किसको लेके गए थे वो? अपने बेटे को, नकुल को। भाई, ये पॉलिटिकल मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात थी, उन्हें आप बधाई देने गए थे। पॉलिटिकल लोगों को साथ लेके जाते हैं आप अपने। कांग्रेस के जो 2 या 3 आपके वरिष्ठ नेता हैं, आप पीसीसी अध्यक्ष हैं, आप किस हैसियत से गए थे वहां? आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से गए थे, तो अपने प्रदेश कांग्रेस के 4 नेताओं को साथ लेके जाते हैं ना वहां पे। तो अब ये सब चीजें जो है ये अच्छी नहीं है, और हमने आज ही इसके ऊपर लिखा है कि ये जो उत्तर भारत के शत्रप हैं, इन्होंने कांग्रेस को डुबोया है। दक्षिण भारत के शत्रप जो हैं वो अलग तरह के हैं। देखिए, कर्नाटक में सिद्धारामैया और डीके शिवकुमार, इन्होंने कांग्रेस की नीतियों के अनुसार काम किया। राहुल, प्रियंका और खड़गे जी के साथ मिलकर काम किया। इन्होंने अपनी राजनीति कहीं नहीं चलाई और अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। इसी तरह वहां पे रेवंता ने, इसमें तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने वहां पे मिलके काम किया साथ में। और यहां पे क्या हुआ? राजस्थान में लास्ट दिन तक गहलोत और सचिन पायलट लड़ते रहे, और अभी तक हमें किसी ने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस चुनाव पे कोई अभी तक पायलट की प्रतिक्रिया नहीं आई है। 24 घंटे ज्यादा हो रहे हैं शायद, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहां तो आपने देखा ही है मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ है। वो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री तक कहने लगे थे। शपथ ग्रहण की डेट अनाउंस कर दी गई थी, कमलनाथ की शपथ ग्रहण की डेट अनाउंस हो गई थी। और जिस इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के फलाने फलाने घटक ये कह रहे हैं, भाई इसकी शुरुआत तो माननीय कमलनाथ जी ने करी थी। कमलनाथ जी ने, आप तो वहां थे, बॉम्बे के अंदर
इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी मीटिंग, पहली बड़ी जनसभा कहां होगी? बड़ी बहस हुई थी, हर राज्य मांग रहा था उसको, बहुत बड़ी बात थी, और वो मिली किसको? मध्य प्रदेश को, भोपाल को। भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी घटना थी कि इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली जनसभा, पहली बड़ी मीटिंग गांधी मैदान पटना को नहीं दी, भोपाल को दी। और क्या हुआ कि चलते चलते, आराम से बैठ के भी नहीं, किसी पत्रकार ने पूछा और उन्होंने बड़े सतही अंदाज में, कमलनाथ ने कहा नहीं नहीं भोपाल में नहीं होगी। कमाल हो गया, भोपाल में नहीं हुई। और फिर वो तो सबको याद ही है, अखिलेश वखिलेश, तो कोई भाषा नहीं हुई ना। एक राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष हैं वो, आपसे पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो 5 साल रहे हैं। आप तो 15 महीने के मुख्यमंत्री हैं जनाब, वो 5 साल का मुख्यमंत्री है। तो अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन खैर इससे इंडिया गठबंधन पे फिलहाल कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हैं। और 6 तारीख की आप जो बात कर रहे हैं वो स्टैंड करती है मीटिंग। और इंडिया गठबंधन के देखिए सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो सब अपना हित अनहित सब अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें ये बात सबको अच्छी तरह मालूम है कि अगर इस बार हम मिलके नहीं लड़े तो फिर लड़ने काबिल भी नहीं बचेंगे। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप देखिए कि ये होता क्या है कि जैसे आज की जो बात कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्त अगर ये कह रहे हैं कि आपने हमें गलत बताया और हमें गलत जानकारी मिली, ये सब ऐसा होता नहीं है। कई चीजें होती हैं, कई चीजें दिखती हैं, कई चीजें नहीं दिखती हैं। 2009 का चुनाव था लोकसभा का, और आज भी अगर वो तो अब सब ऑनलाइन होता है, सब आ गया होगा। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या हुआ था कि सोनिया गांधी ने मनरेगा दिया था, किसानों की कर्ज माफी की थी, और हम पूरे देश में बहुत घूमे, सब जगह गए, और रिजल्ट से पहले बाईलाइन स्टोरी हमने करी कि किस राज्य में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, और टोटल इसकी सीटें हैं 200 से ऊपर आ रही हैं। ये नतीजे वो मिल जाएगा, सारा होगा तो लाइब्रेरी में तो मिल ही जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी आ गया होगा कहीं ना कहीं। वो सारे नेता आश्चर्यचकित हो गए, रिजल्ट नहीं आए थे। दिग्विजय सिंह ने हमसे कहा, दिग्विजय सिंह उन दिनों उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हुआ करते थे, कहले आप तो हमसे 1 सीट ज्यादा यूपी में दे रहे हैं। शायद वो 21 दे रहे थे, हमने 22 लिखी थी, शायद 22 ही आई थी। तो वो कैसे? हम सब जगह घूमे थे तो चीजें हमारे समझ में आ रही थी। और वही हुआ 2009 में, सीटें आई, 200 से ऊपर सीटें आई, वो सारे नेताओं के पास था, और बहुत सारे नेताओं को आज भी वो चीज याद है। तो कोई भी पत्रकार जो है या कोई भी आकलन जो है ग्राउंड पे रह के देख के समझ के बताया जाता है, ज्यादातर वो सही होता है। कभी कभी हो सकता है गलत हो, मगर उसका उद्देश्य ये कभी नहीं होता है कि हम अपने दर्शकों को या पाठकों को गलत जानकारी दे रहे हैं या उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस होना या न होना ये दूसरे के अधिकार में होता है। करने वाले के अगर अधिकार में होता तो सब यही कोशिश करते। हर विज्ञापन एजेंसी ये कोशिश करके आपका घर पूरा सामानों से भर देती, हर राजनीतिक दल सिर्फ अपने लिए ही वोट लेती। तो ऐसा होता नहीं है। होता यही है कि आपको सही बात बताई जाती है, आपके सामने चीजें रखी जाती हैं, आपसे कहा जाता है कि ये हैं और इस मामले में हमारी राय ये है। अभी परसों तो आपने खुद छापा है अपने अखबार में ललित जी का कोटेशन, देशबंधु में पेज 1 पे ललित जी ने कहा था, ललित सुरन जी ने कहा था कि मैं इस बात का हिमायती हूं कि पत्रकार को अपने राजनीतिक विचार छुपाना नहीं चाहिए, पत्रकार को अपने राजनीतिक विचार बताना चाहिए। हाँ, मैं इस बात का विरोधी हूं कि पत्रकार को किसी दबाव में और प्रलोभन में कोई राजनीतिक विचार नहीं देना चाहिए। तो राजनीतिक विचार पत्रकार तो देगा, पत्रकार नहीं देगा तो कौन देगा राजनीतिक विचार? तो राजनीतिक विचार देने में या समझाने में कभी कोई बुराई नहीं होती है। और मुझे लगता है कि ये जो दर्शक हैं ये सब इस बात को समझते हैं, उनका दुख, निराशा, ये सब बड़ा स्वाभाविक चीजें हैं। इसीलिए हमने 1952 के चुनाव का जिक्र किया। वो समझे कि 52 में जनसंघ कहीं नहीं थी, और वही जनसंघ जिसे आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं 300 से आगे है अभी। और फिर हमने 85 का जिक्र इसीलिए किया कि 85 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और उसी 85 में खुद वाजपेयी हार गए थे। खुद वाजपेयी हार गए थे 85, वो चुनाव हमने कवर किया था।
और एक बात बता दें कि वाजपेयी जी जो हैं 85 से पहले जो चुनाव लड़े हैं 52, 57, उन तीन चुनाव एक साथ लड़े जा सकते थे। ये 3 लोकसभा सीटों से आप चुनाव लड़ सकते थे। वाजपेयी जी 3-3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े और हारे हैं। वाजपेयी जी कम चुनाव नहीं हारे, रिकॉर्ड है वाजपेयी जी के नाम, और हंसते रहते थे हमेशा। तो ये चुनाव हारना जीतना ये कई कारणों पे, परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जैसे मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है, मध्य प्रदेश में हमें इस बात का थोड़ा आभास था और हमने यही आप ही के चैनल पे बोला था 30 तारीख को, 1 तारीख को, लाडली बहना, क्योंकि जो कैश पैसा लोगों की जेब में जा रहा है वो असर करता है। 2009 में किसानों की कर्ज माफी ने ही असर किया था, वही सोनिया गांधी को फायदा देके गया था। और मनरेगा, सुबह आदमी काम पे जाता था, शाम को पैसा लेके घर लौटता था। तो ये सारी चीजें हैं, जनता पे असर करती हैं। ऐसा नहीं है, जो 8% का जो फर्क पड़ा है मध्य प्रदेश में, उसके कारण समझ में आते हैं। राजस्थान में सिर्फ 2% का फर्क पड़ा है, छत्तीसगढ़ में 3% का पड़ा है, मध्य प्रदेश में 8% का जो फर्क पड़ा है। और आज आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान देखा होगा, कितने गुस्से में था, कितना बड़ा व्यंग कर रहे थे वो शिवराज सिंह चौहान पे भी, और पत्रकारों को आज उन्होंने दरबारी कह दिया। जो हमने आज कहा बहुत सारे लोगों से, हमारे अपने पत्रकार दोस्तों से, कि अगर कभी गोदी मीडिया मुंह से निकल जाता था या कभी गलती से लिख दिया तो तुम लोग बड़े गुस्सा होते थे कि सब गोदी मीडिया कह रहे हो, ले अब कैलाश विजयवर्गीय ने आप लोगों को दरबारी पत्रकार कह दिया। ठीक है, अब दरबारी पत्रकार कहेंगे। कैलाश विजय जी का आप लोग दरबारी पत्रकार हो। किसके दरबारी? शिवराज सिंह चौहान के। तो ये सब चीजें राजनीति में चलती रहती हैं, इनका सिर्फ तात्कालिक महत्व होता है, स्थायी महत्व हमेशा मुद्दों का होता है। और जिस राहुल गांधी की आप बात कर रहे थे, राहुल गांधी बिल्कुल भी निराश नहीं है। राहुल गांधी दूसरी ही मिट्टी के बने हुए हैं। उनके पास अपने इशू हैं, अपने मुद्दे हैं और एक विचारधारा है। ये बात हमें लगता है कि कांग्रेसियों को सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, बाकी लोग समझे या ना समझे, कि वो जिस तरह के तामझाम कांग्रेसी करते रहते हैं, जिस तरह के छल प्रपंच करते रहते हैं, उससे राहुल गांधी डिगने वाले नहीं। कांग्रेसियों की सारी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि राहुल को अपने कब्जे में कर ले। लेकिन अगर राहुल को अपने कब्जे में कर लेते तो 40% वोट नहीं आते। ये राहुल के इशू पे ही आए हैं, राहुल के मुद्दों पे ही आए हैं। छत्तीसगढ़ का भी इस टाइम वक्त नहीं है। हमने लिखा है आज विश्लेषण, कल लिखा था, जो आज छपा है, आज लिखा है वो कल छपेगा। बहुत सारे विश्लेषण लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भी हमारे पास है, मालूम है, हमने उसमें लिखा है। बता देते हैं कि एक चीज होती है अहंकार, और अहंकार का ही एक दूसरा स्वरूप होता है आत्ममुग्धता। बघेल साहब उसके बहुत बड़े शिकार थे। हमने आपको बताया था उस दिन कि वो यहां जब आए थे AICC, उसके बाद कई अखबारों के दफ्तर में गए, लेकिन जो अखबार वाकई छत्तीसगढ़ के असली मुद्दों को उठा रहे थे, शायद उनके लिए उनके पास टाइम नहीं था। जो किसानों की बात कर रहे थे जो अखबार, वहां शायद वो नहीं गए। वो कहां गए? उसको आप चाहे दरबारी मीडिया कह लीजिए, चाहे कुछ कह लीजिए, लेकिन वो जो उन्हें ज्यादा उन्हें लगता है कि ये मेरा प्रचार कर सकते हैं। अब सबको मालूम है कि जो मेन मीडिया का अखबार है, जो मेन मीडिया का टीवी चैनल है, उसने किसका प्रचार किया है, उसने किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की। चीज है जो जनता के लिए पत्रकारिता करते हैं, वो किसके लिए काम कर रहे थे? सबसे पहले MSP का इश्यू तो उन्होंने उठाया ना। उन्होंने कहा किसान को ज्यादा MSP मिलना चाहिए। और आज आप देखिए, अभी जो बहुत सारी बातें, खैर अभी इस टाइम करने का नहीं है, लेकिन मायावती जी की बात अभी दीपक पाचपोरे जी ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरी आवाज शायद आ रही होगी शकील साहब, थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है और बहुत सारी बातें हम करेंगे इस पे भी आने वाले समय में। समीक्षा बहुत हो गई, अब समीक्षा के आगे की बात हम करें, क्योंकि इस पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, कौन सही कौन गलत, कहां क्या है, ये सब कुछ धीरे धीरे। और बहुत सारी बातें आप याद कीजिए, 2019 का चुनाव बम्पर जीत के साथ में मोदी जी दोबारा आते हैं, लेकिन उसके बाद अभी पिछले साल नहीं, इसी साल अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का रिसर्च पेपर आता है और कुछ और है। तो ये कहानियां आएंगी, बहुत कुछ होंगी। लोग कितने अहंकारी होते हैं, लोग कितने क्या होते हैं, ये सब तरफ होता है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि
कुछ ना कुछ और भी होता है चुनाव जीतने के लिए, जो आप बात पहले कह चुके हैं कि चुनाव ऐसे नहीं जीतते हैं, चुनाव जीतने के कई सारे हथकंडे हैं, उन हथकंडों को एक साथ जो बैठा लिया, जिसकी गोटी फिट हो गई वो आगे बढ़ गया, ये भी होता है। तो बहुत कुछ है और उस पर चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, और चूंकि समय कम है, जल्दी जल्दी अब चाहूंगा आप लोगों के जो विचार हैं वो आगे की रणनीतियों में। अब देख रहे हैं हम एक मायावती जी का जो आज बयान आया सुबह सुबह, उन्होंने जो ट्वीट किया है, और वो भी अचंभित हैं इस रिजल्ट को देख करके। मायावती के इस ट्वीट को या इस सोशल मीडिया के जरिए जो उन्होंने अपनी बात रखी है, उसको किस हिसाब से देखा जाए? देखिए, मैंने भी पहले भी कहा था कि मायावती जी अंततः इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। इन 3 राज्यों में जिसकी हार की बहुत चर्चा हो रही है, और अभी हम सब ने भी लगभग उसी बात को कहा कि ये इस तरह का नहीं है कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़ा है, और इसके अलावा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के पास आया है, और राहुल गांधी और ज्यादा बड़े नायक बनकर के उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन चुनावों का ये भी हासिल है कि वो एजेंडे पर रहे, कहीं उन्होंने इधर उधर नहीं किया। तो वो होप अभी है, और बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो एकजुटता आएगी। मायावती जी को शायद इसका इंतजार था, और अब जिस तरह से उन्होंने हमला किया नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, वो इस बात को दिखाता है कि इंडिया अलायंस की तरफ उनका रुख अब हो रहा है। तो इसको कैसे इंडिया अलायंस लेता है, मुझे लगता है कि उनको भी आगे चल करके दावत मिलेगी, और वो आएंगी। उत्तर प्रदेश में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है, और जिस राज्य को ये माना जा रहा है कि वो दिल्ली को तय करता है, वहां पे बीएसपी, सपा, कांग्रेस और आरएलडी अगर एक साथ आती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा। और इसके अलावा इंडिया अलायंस में बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये सारे बड़े राज्य हैं, झारखंड, और बहुत ज्यादा सीटें यहाँ से आती हैं। और दक्षिण में तो बीजेपी की उस तरह से अब प्रभाव है नहीं। हाँ, कर्नाटक में और तेलंगाना में दिखाई पड़ता है, लेकिन डीके शिव कुमार जैसा नेता वहां पे मौजूद है, जो पहले ये वादा कर चुका है कि हम ऐसे 100 सीटें निकाल करके देंगे। तेलंगाना भी उनके एक तरह से मार्गदर्शन में था, वहां पे जीत हासिल की। कर्नाटक में भी मैं मानता हूं कि डीके शिव कुमार दक्षिण भारत के चाणक्य हैं कांग्रेस पार्टी के। चुनावी प्रबंधन बहुत अच्छे से उनको आता है। उनकी भूमिका को और थोड़ा कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना होगा, और इंडिया अलायंस में ज्यादा मजबूती के साथ और थोड़ा सा फ्रीडम के साथ, बिना एरोगेंस के, ये गठबंधन मजबूत होगा। और जो शकील साहब कह रहे थे, मेरा भी ये भी मानना है कि कांग्रेस में जो सेकेंड थर्ड लाइन है, उसमें बड़ा एरोगेंस ही है। वो लोगों से बात भी ठीक से तरह से करना नहीं जानते। ये सलीका तो उन्हें सीखना पड़ेगा। आप आरएसएस के लोगों से बात करिएगा कभी, तो फर्क आपको नजर आएगा। वो जानते हैं कि ये हमको नहीं पसंद करते हैं, या हम कैसे हैं ये हमको जानते हैं, एक्सपोज भी करते हैं, लेकिन तब भी उनका तरीका बड़ा अद्भुत होता है इस मामले में। तो वो उन्हें ठगना आता है, और यहाँ पे जो एरोगेंसी है उसको कम तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, बहुत देर से आपके पास नहीं आया। कैसे आप देखते हैं इसके आगे की रणनीतियों पे, आगे की सियासत, देश की सियासत? देखिए राजीव जी, आगे की सियासत मुझे लगता है कि अब लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अब स्पष्ट हो गया होगा इंडिया गठबंधन के सामने भी, और भारतीय जनता पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन तो सामने आ ही चुका है कि उसे किस रास्ते पे जाना है, वो किस रास्ते से चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन को इसकी काट है कि किस तरीके से निकाली जाए, और इसकी काट यही है कि एकजुट होकर के और इस चुनावी मैदान में उतरा जाए, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत वो चुनाव मैदान में हो। अपने ईगो सबको किनारे रखने होंगे, और एक लक्ष्य सामने रखना होगा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटानी है। भले ही हमारी सीटें कम आए या ज्यादा है, वो बात की बात हो सकती है, सीटें चुनाव लड़ने को कम मिले, लेकिन वही लड़ा जाए जहां आपके जीतने की संभावनाएं हो, और ये खुले मन के साथ सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तभी आप जो एक मजबूत गठबंधन बना सकते हैं और चुनाव मैदान में जा सकते हैं। आज भी राजीव जी, मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत तो कांग्रेस का है ही, उत्तर भारत में भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर ले रही है।
इन 4 राज्यों में उसका मत प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ही है, कम नहीं। सीटें भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है, और ये मुझे लगता है कि ये मैक्रो मैनेजमेंट जिसे कहा जा रहा है ये वो हो सकता है। दूसरा, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं विवेक तनखा राजीव जी, उनका 7 घंटे पहले का एक ट्वीट है, और वो ट्वीट ये है कि जबलपुर विधानसभा चुनाव 2023 डाक मत पर 8वां विधानसभा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, समाचार समाप्त हुए। अब ये समाचार जो समाप्त हुए, सारी बात इसमें छिपी हुई है राजीव जी, जो मैं पहले भी कहता रहा, कल भी कहा मैंने और आज भी उसमें कहा कि अगर मध्य प्रदेश नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी तो मुझे अमित शाह जी की काबिलियत पे शक होता, लेकिन मुझे उनकी काबिलियत पे अब कोई शक नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत काबिल हैं और अच्छे तरीके से वो चीजें सब मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें मायावती जी ने भी जो आज ट्वीट किया, मायावती जी भी जो है वो एक तरफ से इशारा वही दे रही है कि ये अप्रत्याशित है, सब कुछ बातें वो सबको कह रही है। तो ये चीजें सबके सामने है। दूसरा, जहां तक राजीव की बात है कि मनोबल किसका गिरा है किसका नहीं गिरा है, मुझे लगता है किसी का मनोबल गिरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न किसी का मनोबल कोई गिरा हुआ है। चुनाव है, लोग लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं और आगे जाते हैं। तो पीछे हारे हैं तो कोई बात नहीं, उसे लेके आगे की अपनी रास्ता तय कीजिए। जो गलतियां जिसने भी की है वो अपनी गलतियों को उनसे सबक ले और आगे चल के रास्ता तैयार करे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की परसेप्शन बनाने की बात कर रही है, अगर हमारे लोग भी उसी परसेप्शन में फंसेंगे कि मोदी जी के अलावा और कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ है और ऐसी उसने जीत कर ली है, तो मुझे लगता है कि आप लड़ाई फिर लड़ने के लिए तैयार ही नहीं। अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो पहली की बात यही समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को ठोक करके हर हाल में हराया जा सकता है, बशर्ते आपको सबको अपने ईगोस एक तरफ रखने होंगे। यही मुझे लगता है कि एकता का मूल मंत्र होगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, और सवाल यही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसके आगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन पे अब देखिए डिबेट्स दूसरे हिसाब से तमाम चैनलों को देख रहा था आज दिन में शाम को, और अब जितने भी डिबेट्स हैं वो इंडिया गठबंधन के इर्द गिर्द आ गए हैं। यहाँ एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य इंडिया गठबंधन के सामने है, कैसे देखा जाए इसको? नहीं, बहुत स्ट्रांग फुटिंग में है इंडिया गठबंधन राजीव जी, और उसकी स्थिति और स्ट्रांग हुई है बल्कि इन लर्निंग्स के साथ। क्योंकि अगर ये मान लीजिए कि हर सिक्के के दूसरा जो पहलू होता है उसको भी अगर हम देखें, लेकिन उसके पहले एक बात जरूर राजीव जी कहना चाहता हूं कि देखिए छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस और उसको जोड़कर आप देखें अगर कि जैसे ही इलेक्शन कांग्रेस जीती, और याद कीजिए कि इसी डीबी लाइव में हम लोग चर्चा कर रहे थे न्यूज पॉइंट में कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जहां आयरन ओर, बॉक्साइट और कोयला है, ये बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी किसी भी कीमत पे छत्तीसगढ़ लेना चाहेगी, और छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतते ही आज अडानी का शेयर 7% ऊपर गया है, 7%। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये सबसे बड़ा उछाल अडानी के शेयर में आया है। तो निवेशकों को मालूम है कि अब अडानी जी के काम होंगे। अब इंडिया गठबंधन की बात है कि 6 तारीख को मीटिंग है, बंद कमरों की मीटिंग हो गई, 3 राउंड 4 राउंड, अब एक्शन होगा, एक्शन का वक्त है और एक्शन अब करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं कोई नाम देना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके की रिजीम है ये, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ट्वीट से हिलने वाली नहीं है। ये इनके लिए सड़क पर उतर के काम करना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी की बात अभी कर रहे थे शकील साहब, रेवंत रेड्डी सड़कों के आदमी है, सड़क पर उतर के लड़ने वाले आदमी है। तो सड़क पे उतर के लड़ना होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़रूरी है, लेकिन एक एंगेजमेंट प्रोग्राम वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जो रविकांत जी बात कर रहे थे, और शकील साहब तो बहुत करीब से देखते हैं उन लोगों को, बहुत एरोगेंस है कांग्रेस के नेताओं में, मिडिल लेवल में बहुत एरोगेंस है। उस एरोगेंस को कम करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी कैसे करते हैं। और दूसरी बात और आखिरी बात राजीव जी, देखिए 40% का एवरेज वोट शेयर है कांग्रेस का इन राज्यों में। कांग्रेस को 4.9 करोड़ वोट मिला है, तेलंगाना को भी मिला ले तो, और को मिला है 4.8 करोड़, 10 लाख वोट ज्यादा मिला है कांग्रेस को। जितनी सीटें आई हैं, जितना वोट शेयर है,
सिर्फ अगर पूरी ताकत लगा के इसी को लोकसभा सीट में कन्वर्ट कर दें, मोदी साहब सत्ता के बाहर हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है, ये इंडिया गठबंधन बनाए, और अब वो बैठकों का दौर खत्म हो गया है। और बाकी सवाल जो है वो एनालिस्ट बहुत पूछ रहे हैं कांग्रेस से। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 70-73 सीटों पे क्यों गई थी वहां पे? आम आदमी पार्टी 70 सीटों पे क्यों गई थी मध्य प्रदेश? राजस्थान 88 सीटों पे और छत्तीसगढ़ 90 सीटों पे क्यों गए थे? ये इनसे भी सवाल पूछने चाहिए ना। सारे सवाल, सारी नैतिकता कांग्रेस के ही मत्थे जड़ दी जाए, ये भी ठीक नहीं है। अजीब। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सारे सवाल, सारी चीज़ें जो है वो इनके सिर पे ही, ये सही नहीं है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब, आप क्या कुछ सोचते हैं? और अब यहाँ के आगे की राजनीति पे हम चर्चा कर रहे हैं, और जिस पर आगे आने वाले समय में भी हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ अब इंडिया गठबंधन की बात होगी, एनडीए की बात होगी, राहुल गांधी की राजनीति की बात होगी, और बहुत दूसरे नेताओं, दूसरे दलों के नेताओं की बात, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, या अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सबकी चर्चा अब धीरे धीरे आप देखेंगे होना शुरू हो जाएंगी। कैसे देखा जाए? अभी तक तो जो कांग्रेस पे प्रेशर की बात हम लोग कर रहे हैं, या कांग्रेस से सवाल पूछने की बात कर रहे हैं, वो असल में प्रेशर बनाना है कांग्रेस पे कि वो गलतियां करे। सही करे के लिए प्रेशर नहीं है, वो गलतियां करे, इसका प्रेशर है। जैसे मैंने वो आज ही कोई चर्चा कर रहा था कहीं कि राहुल गांधी जनेऊ दिखा रहे थे, तो राहुल गांधी को जनेऊ दिखाने की जरूरत नहीं थी, इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जैसे चल रहे हैं वैसे चले, लेकिन अगर ये दबाव डाला जाएगा कि बीजेपी तो ये करती है, कांग्रेस कुछ नहीं करती है, बीजेपी में ऐसा है, कांग्रेस में वैसा नहीं है, तो जाहिर है वो गलतियां करेंगे। वो जो करेंगे वो गलतियां करेंगे, दबाव में करेंगे। अगर दबाव में करेंगे तो गलतियां होंगी। तो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी तो यह है कि कांग्रेस को इस दबाव में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस से मेरा मतलब राहुल गांधी से, राहुल गांधी को इस दबाव में नहीं आना चाहिए, और सोच विचार करके जो भी रणनीति बने सबके साथ मिल करके और उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये सफल तभी होगा जब सब लोग उनका साथ देंगे। अब अगर साथ वाले लोग चुनाव लड़ेंगे, बहुत साफ सी बात है, वोट से दिखाई दे रहा है कि कुछ पेंस सीटर्स के इधर से उधर होने का मामला है। कांग्रेस का वोट पक्का है, बीजेपी का वोट पक्का है, फेंस सीटर्स के इधर उधर होने की बात है। अब वो 2-4% है, 2-4% में होना है काम। तो 2-4% वोटर्स को कन्विंस करने के लिए क्या करना है, ये रणनीति बननी चाहिए। और ये रणनीति बनने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऑपोजिशन में नहीं खड़ा हो जाए। और बीजेपी ये करती है, बीजेपी ने ये किया है पहले भी। तो अब इसको कैसे रोकना है और रोकने के लिए क्या करना है, इस तरह की बारीक चीजें देखनी है। और मुझे लगता है कि इस बार की हार से ये सबको समझ में आ गया होगा। मैंने जाहिर है बीजेपी को भी समझ में आ गया होगा, लेकिन बीजेपी को अगर जीतने का गुमान हो सकता है तो कांग्रेस को हारने के दबाव में नहीं आना चाहिए। और कांग्रेस जैसे चल रही है मुझे लगता है कि वो ठीक है, और हो सकता है कि इस चुनाव को कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने ट्रायल के रूप में लिया हो, और कैंडिडेट लड़ा करके ये देख कितना वोट आता है, कितना परसेंट आता है, वगैरह वगैरह। मतलब ये मेरा इस शुद्ध रूप से अटकल है, और मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा है और नहीं भी है तो ये तो पता चल ही गया ना कि अगर उम्मीदवार खड़े करेंगे तो कितने परसेंट वोट आएंगे। तो अब उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्थिति काफी अच्छी है, और उस ढंग से काम किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। राजीव जी। बिल्कुल 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 संजय जी, जल्दी अब आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए विजय शंकर सिंह साहब। यहां से बात वही है, इंडिया गठबंधन, आप याद कीजिए कि इस चुनाव से पहले, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन की खूब चर्चा हो रही थी। बहुत मजबूती के साथ गठबंधन जो है आगे बढ़ा भी, और उसके बाद एक पड़ाव, और इस पड़ाव में जो बात संजय जी कह रहे हैं ये अटकल नहीं है, बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने इस बारे में बात की थी, चूंकि हम लोगों ने उसको कवर किया उन जगहों पे जाके जहां इस गठबंधन की मीटिंग हुई। इसलिए भी कह रहा हूं कि इस बात को पूरे आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ये कहा गया था कि ये गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए है। तो विधानसभा चुनाव इन लोगों ने अलग अलग लड़कर देख लिया। अब आगे विधानसभा चुनाव जो है वो 24 के साथ है, जिसमें 4 राज्यों के चुनाव है, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्यों के चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव के साथ साथ।
तो इंडिया गठबंधन हो सकता है कि साथ में लड़े, लेकिन अब यहां से आगे की गतिविधियां जो बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए, उनमें क्या कुछ देखते हैं नेताओं से लेकर। और चूंकि अब एक मीडिया का पक्ष, जिसको अब आज ही शकील अख्तर साहब कह ही रहे थे कि दरबारी मीडिया तक उन्हीं के, मतलब बीजेपी के लोग ही अब कहने लगे हैं, तो मीडिया का एक पक्ष दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले टूट गया। इसलिए यहां, क्योंकि हम लोगों ने भी इस पे समय दिया है, इसलिए यहां जानना जरूरी है कि क्या सचमुच उसी दिशा में है या कुछ और है। दरबारी मीडिया या गोदी मीडिया जो भी कह लें, वो अब कोई मीडिया नहीं रहा, वो एक प्रोपेगेंडा व्हीकल हो गया है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है, और प्रोपेगेंडा किसके इशारे पर फैलाता है इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लिहाजा वो क्या फैला रहा है उस पर जाने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं, चाहे शरद पवार हों या नीतीश कुमार जी हों, हेमंत सोरेन हों, ममता बनर्जी हों या अरविंद केजरीवाल हों, इन सबका अच्छा खासा जनाधार अपने अपने इलाके में है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जनाधार विहीन हैं और केवल यूं ही आ गए हैं। ये सभी रीजनल छत्रप हैं, उनका अपना अच्छा खासा जनाधार है। ये अपने अपने क्षेत्र में अपने दम पर भी बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। यदि उनको साथ और लोगों का साथ मिल जाए तो फिर ये बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन का साइकोलॉजिकल असर बीजेपी पर यह पड़ा कि जिस दिन इंडिया नाम बना और नाम घोषित हुआ, उसी दिन वो बौखला गए। तो मैं एक चीज बता दूं, जब अपराजयता आपके मस्तिष्क में आ जाती है, आप हमेशा खुद को अपराजय समझते हैं, उस समय या तो आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं या बहुत ज्यादा डरे होते हैं। जिस दिन इंडिया गठबंधन आपसी ईगो और आपसी मतभेद चुनावी दृष्टिकोण से केवल इस एक उद्देश्य को लेकर कि हमें इस बीजेपी सरकार को हटाना है, कैसे हटाना है इसका हम बैठ कर लगाएं, कितनी सीटों पर लगाना है, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो जानकार हैं वो करेंगे और सभी एक्सपर्ट लोग हैं। जिस दिन ये कर ले जाएंगे उस दिन आप देखिएगा भाजपा का सुर बदल जाएगा। और रहा सवाल ये भाषण जो आज संसद भवन के पास से प्रधानमंत्री जी का, बड़ा अच्छा भाषण हुआ, अच्छा बोलते भी हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। और जो गोदी मीडिया फैला रही है ये अभी और दुष्प्रचार होंगे। तो मेरा कहना है कि अभी हम लोग 6 तारीख की जो मीटिंग है उस पर केंद्रित करें। 6 तारीख के बाद जब आप खुद ही हमें बताएंगे क्या हुआ है, तो उसके बाद फिर हम लोग अपनी नए दृष्टिकोण से अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 6 तारीख को ये मीटिंग है इंडिया गठबंधन की, और डिनर पे मीटिंग बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। और उस मीटिंग में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ेंगी। एक तरफ संसद की कार्यवाही चल रही है और शीतकालीन सत्र, इसके बाद एक सत्र और होगा, और सामने लोकसभा का चुनाव। लेकिन उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां 150 दिन बचे हुए हैं और उसमें बहुत कुछ अभी होना बाकी है। सियासत जोरदार है और पिक्चर भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम साथियों का, विजय शंकर सिंह साहब आपका, संजय कुमार सिंह साहब, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ